अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप सब गूगल्स लाइसिम का इंग्लिश ऐसे सेशन अटेंड कर रहे हैं। और हम अपना इंग्लिश ऐसे की जो क्लासेस हैं वो आज 10 नवंबर 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैम आयशा रामे आप लोगों की इंग्लिश ऐसे की टीचर होंगी। और वो आपको इंग्लिश ऐसे ना सिर्फ पढ़ाएंगी बल्कि उसकी एवेलुएशन भी करेंगी। तो आज जो है हमारी ओरिएंटेशन क्लास है। और कल 11 नवंबर 2025 से हम ऑफिशियली अपनी पहली क्लास जो है वो स्टार्ट कर देंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश के लेक्चर्स को हम कैसे लेकर चलेंगे और बाकी डिटेल्स जो भी हैं वो सारी की सारी आज आपके साथ शेयर की जाएंगी। और बाकी ओवर टू मिस आयशा रामे, वो आपके साथ जो है वो प्लान शेयर कर देती हैं कि पहले लेक्चर में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा और सो ऑनवर्ड। जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके। सो स्टूडेंट्स को भी, सब एस्पिरेंट्स को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन चाहूँगी ताकि मुझे सबके डिमांड्स का पता चले और कि आप ऐसे में कहाँ फॉल करते हो और कहाँ से फिर हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। My name is Aisha Rame. I was born and brought up in Faisalabad, and I did my matriculation from convent school and my intermediate from Kibs College. And I did my bachelor's in engineering from UT Lahore. After my bachelor's, I started preparing for the competitive exam, and I appeared in CSS in 2024, and this is my first attempt. And I qualified and got allocated in office management group. So, this is all about me. And starting off with an essay session, जो हम essay का session करेंगे, English essay session. तो let's start it off. First of all, essay के साथ बहुत से fears associated हैं लोगों के, जो कि सब तकरीबन सब बच्चों के ही हैं। एक मुझे ज़रा चैट साइट पे खोलने दो ताकि मुझे आइडिया हो जाए बच्चे क्या बात कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि एसे के साथ जो फियर्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एसे का जो सेशन लेना है उसमें हम क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे और कैसे आपका एसे लेके चलेंगे। जो सबसे पहले फेयर्स को हम डिस्कस करते हैं, फेयर्स ये हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले कि बच्चों की फेलियर रेशो ऐसे में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम सब डरते हैं, ऐसे से लिखने से डरते हैं। और इसी वजह से हम रिटन प्रैक्टिस भी कम करते हैं। जब हम रिटन प्रैक्टिस कम करते हैं और हम बिल्कुल ही ऐसे के पेपर में जाके नेव बैठे होते हैं, तो हमें एक वो बहुत बड़ी एक है माइंडसेट है लोगों का कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते और उस वजह से फिर बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते, उस वक्त एनालिसिस नहीं कर पाते, स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा ऐसे की टाइप कौन सी और उस टाइप के हिसाब से हमने कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है ऐसे को। तो हम ये सब अपने सेशन में कंप्लीट करवाएंगे। तो अब पहले अपने मैं ऐसे सेशन के बारे में बताती हूँ। हम सबसे पहले जो हमारा वेरी फर्स्ट लेक्चर होगा ऐसे का, वो हम सिर्फ ऐसे के डूज और डोंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हमने एक ऐसे के जो थीम है उसको देख के क्या चीज़ें हमने उसमें प्रिपेयर करनी है और किन चीज़ों को हमने इग्नोर करना है। और उसके साथ साथ मैं आपको ग्रामर भी बताऊंगी कि आपने ग्रामर की जो बच्चे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं वो हमने किस तरह से उसको ओवरकम करना है। तो ऐसे में कौन सा टेंस यूज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो कि मुझे लगता है कि बच्चों को नहीं आइडिया होता है इन चीज़ों का, मुझे भी नहीं आइडिया था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कि इंग्लिश के ऐसे में हमने कौन सा टेंस यूज करना है, उसके जो हमने वे फॉरवर्ड्स लिखने हैं उसमें हमने कौन सा टेंस यूज करना है, उसके लिए जो हम सजेशंस दे रहे हैं उसमें कौन सा टेंस यूज करना है, और हम जो जनरल इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं उसमें हमने कौन सा टेंस यूज करना है। तो टेंसेस आपको बताएंगे, टेंसेस सिखाएंगे नहीं, टेंसेस ऑब्वियसली आपको आते हैं, ये बताएंगे कि हमने कौन सा कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। ये चीज हो जाएगी। और दूसरी चीज हम बताएंगे स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रक्चर डिसाइड होता है आपके ऐसे के जो थीम आता है आपके पेपर में, या जो टॉपिक आता है उसको देख के स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। तो वो हम आपको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक वो स्ट्रक्चर सिखाएंगे। और उसके बाद फिर जो ऐसे में आपने, जो आपके पास ऐसे आया है पेपर में लिखने के लिए, आपने उसको एनालिसिस करना है उस ऐसे के टॉपिक पे, उस पे बैठ के आपने ब्रेनस्टॉर्म करना है। तो ब्रेनस्टॉर्म करने में कितने मिनट्स चाहिए और कितनी देर में आपने करना है, और उसमें क्या क्या चीज़ों को सोचना है उस वक्त, कौन से एनालिसिस लगाने हैं, जैसे पेस्ट एनालिसिस होता है, कॉज इफेक्ट एनालिसिस होता है, और मैनिफेस्टेशंस लिखनी है कि आपने इम्पैक्ट्स लिखने हैं, चैलेंजेस लिखने हैं, स्टेटमेंट आ गई आपने उसको प्रूव करना है या काउंटर आर्गुमेंट्स देने हैं या नहीं देने। ये भी हम सारा साथ ही इसमें देखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम ये देखेंगे कि अगर कोई टॉपिक एग्जामिनर पूछ रहा है तो उसकी डिमांड क्या है उस टॉपिक के रिलेटेड। जैसे कि अगर अगर आप 2025 का एसए का पेपर देखते हो, सीएसएस में कह रही हूँ आपको, वो आप देखोगे तो उसमें एक टॉपिक पूछा हुआ है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब ये वाला टॉपिक अगर देखा जाए तो ये उस वक्त की करंट सिचुएशन के हिसाब से पूछा था। इन 2024 हमने खुद देखा कि किस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, और उस गवर्नमेंट में हम जो डिबेट उस वक्त चल रही थी वो क्या चल रही थी, कि एक फैमिली पॉलिटिक्स चल रही है हमारी कंट्री में, और जो भी कोई नया आ रहा है उसको मौका नहीं दिया जा रहा, वही फैमिली रन कर रही है पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, और उससे किस तरह डेमोक्रेसी हमारी इफेक्ट होती है। तो ये एक एक टाइप का हॉट टॉपिक था, आपने किस तरह से आपने देखना है कि जो इस टाइप, जो इस वक्त आपकी डिबेट्स चलती हैं वो किस तरह से आपका टॉपिक बन सकता है इससे का, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने रेलिवेंट रहना है। रेलिवेंट, रेलिवेंसी होती क्या है, किस तरह रहते हैं, ये भी चीज़ें ये हम सब अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हम अपने साथ में फर्स्ट लेक्चर में ऐसे करेंगे ना कि हम आपके लिए मैं 10 से 20 टॉपिक्स साइड पे निकाल लूँगी, जो डिफरेंट पेपर्स में होंगे, जो रीसेंट आए हैं, जैसे सीएसएस के रीसेंट, पीएमएस के रीसेंट, इसके अलावा तहसीलदार का रीसेंट पेपर है, और एडीएलटीए चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर का रीसेंट पेपर है। उन सब के जो रीसेंट टॉपिक्स हैं हम उन सब पे स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। तो ये अब आप पहले लेक्चर में ही करेंगे इंशाल्लाह। और सेकेंड लेक्चर से फिर हम स्टार्ट कर देंगे अपने टॉपिक्स, टॉपिक्स को डिवाइड करेंगे हम, मजीद जितने भी हम लेक्चर्स कर सके। जो मेजर मेजर टॉपिक्स हैं वो मैं आपको सारे करवाऊंगी, जैसे स्टार्टिंग ऑफ विद डेमोक्रेसी, गवर्नेंस, जेंडर इक्वालिटी, और हम फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखेंगे, एजुकेशन, सोशल प्रॉब्लम्स जितने भी हैं पाकिस्तान में वो। इसके अलावा हम देखेंगे करंट क्या क्या चीजें चल रही हैं, जैसे 27वीं तरमीम, ठीक है। इस तरह की जितनी भी चीजें हैं हम ये अपने कोशिश करेंगे कि हम कंप्लीट कर लें, इनको डिस्कस करेंगे। हमारा सेशन ना सेकंड लेक्चर से इस तरह डिवाइड होगा, हाफ सेशन हमारा, हाफ जो टाइम होगा वो हम देंगे टॉपिक को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे यहाँ पे वन पेपर की प्रेपरेशन वाले भी होंगे, जो वन पेपर की प्रेपरेशन कर रहे होंगे। तो जो वन पेपर की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं ना उनके लिए कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि वो टॉपिक को भी समझें। तो टॉपिक को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब किसी को खुद से तो नहीं पता होगा ना कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर चलता है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चलता है। तो इस तरह से हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे। पहले हाफ हमारा जो टाइम है, सपोज हमारी 1 आवर एंड 30 मिनट्स की क्लास है, तो हाफ टाइम हम उसमें लगाएंगे, और जो हाफ टाइम होगा वो हम, मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पहले 2 लेक्चर्स में थीसिस स्टेटमेंट, कि थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखते हैं, एक टॉपिक को देख के आपका स्टांस कितना इम्पोर्टेंट है, और कैसे
बनानी है आपने थीसिस स्टेटमेंट, कितने लाइंस की है, कितने लेंथ की होनी चाहिए आपकी थीसिस स्टेटमेंट, और उसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए। ये दो आपके जो लेक्चर्स होंगे वो इसमें डेडिकेट होंगे थीसिस स्टेटमेंट में। उसमें फिर हम जितने भी टॉपिक्स उस दिन कर सके, हम उन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड पास्ट पेपर्स में से टॉपिक्स को निकालेंगे और उसमें हम थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, दो तीन, एक दो मैं आपको बना के बता दूंगी किस तरह बनती है, और बाकी उसी टॉपिक के रिलेटेड आप खुद बनाएंगे, आप खुद देखेंगे कि आप बना पा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह से ये लेक्चर्स हमारे चलेंगे जब तक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ये इसी, और थीसिस स्टेटमेंट के बाद अगली चीज आपको आउटलाइंस बनाना सिखाई जाएंगी। वो भी आपको 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस करके सिखाई जाएंगी। और उसके बाद फिर हम एक इंट्रोडक्शन पे आएंगे कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जाता है, उसकी क्या क्या एसेंशियल्स है इंट्रोडक्शन लिखने की। और फिर हम आएंगे पैराग्राफ राइटिंग की तरफ, कि पैराग्राफ को आपने एक ऐसे में किस तरह से लिखना है, उसमें रेफरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें सपोर्टिंग स्टेटमेंट कैसे देते हैं, और उसमें कनेक्टिंग जो वर्ड्स हैं वो कैसे यूज करते हैं, वो कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, और इस तरह से पैराग्राफ राइटिंग के बाद फिर आप पूरा पूरा ऐसे लिखेंगे, और ऐसे लिख के फिर आप एवेलुएट करवाएंगे। ठीक है, और ऐसे को एवेलुएट करवाना भी जरूरी है। और जो एक एक चीज होगी ना आपकी, जो तो बच्चा क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वो एक एक चीज, जैसे थीसिस स्टेटमेंट हुआ, तो वो चैट में आप मुझे थीसिस स्टेटमेंट लिख के भेज दो, तो मैं आपको उसी वक्त भी आपको चेक करके बता दूंगी कि आपकी थीसिस स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं ठीक। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा वो ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन अपनी क्लास में भी करवा सकता है, और पूरे ऐसे की वैल्यूएशन अलग से होगी। तो ये चीजें हैं जो कि हम क्लास में करेंगे डिस्कस। अब बाकी ये है, आप साथ में बताते रहें अपने चैट सेशन में कि किस तरह से आपने और चीजें क्या करनी है। मैं आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ। जिस जैसे ये लेबर ऑफिसर का भी आने वाला है 16 नवंबर को, इसको वन पेपर कहते हैं। अच्छा, तो आपको मेरी आवाज आ रही है? सब बच्चों को एक दफा बता दें चैट में आ रही है कि नहीं। ओके ठीक है, तो मैं आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ साथ साथ। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैसेजेस करें ताकि सबके पढ़ सकूं मैं। हम्म, आमना कह रही है, आमना अच्छा मुझे ऐसे एक आइडिया नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं, अब आइडिया हो जाएगा आपको। अब आपको सिखा देंगे ऐसे क्या होता है। ठीक है आयशा, फर्स्ट टाइम आपने करना है, कोई इशू नहीं। जब मैं भी आपकी स्टेज पे थी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही किया था, हो जाएगा। मेरी वॉइस में डिस्टोर्शन हो रही है अभी भी? ओके ठीक है। कितने डेज और कितने वीक्स लगेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से और कितनी जल्दी कर लेते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि एक इंटरेक्टिव सेशन होगा। अगर मैं देखूंगी कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स थीसिस स्टेटमेंट मुझे अच्छी बना के दे रहे हैं, और उनको आगे ये थीसिस स्टेटमेंट बनाना, और आउटलाइंस जो वो बना रहे हैं वो एक अच्छी आउटलाइन बना रहे हैं, तो फिर हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। अगर जैसे अगर आप, मैंने थीसिस स्टेटमेंट के लिए 2 लेक्चर्स रखे हैं, 2 लेक्चर्स में हम डिफरेंट टॉपिक्स पे थीसिस स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो अगर 2 लेक्चर्स में आप नहीं कर सके थीसिस स्टेटमेंट, आपको अभी भी कंफ्यूजन हुई, तो फिर हमारा यही आगे चला जाएगा लेक्चर इस पे। ऐसे राइटिंग जो होती है ना, ऐसे राइटिंग ये होती है कि ऐसे राइटिंग जब आप लिखना स्टार्ट कर देते हो ना ऐसे,
तब से आपकी स्टार्ट हो जाती है ऐसे राइटिंग। सबसे मेजर इशू यही है कि आप लोग लिखते नहीं हो, आप लोग डरते ज्यादा हो। अगर आप प्रॉपरली लिखते हो, जो रोज एक टॉपिक पढ़ रहे हो उस पर अगर आप जाके दो तीन डोमेन्स पकड़ के, उसी के रिलेटेड दो तीन डोमेन्स पकड़ के आप उस पे आउटलाइंस बना रहे हो ना, तो फिर ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। जी। जो एसडीओ का पेपर आफ्टर 1 मंथ हो जाएगा कवर। 1 मंथ के अंदर अंदर सेशन तो हो जाएगा कवर। अब आपकी जितनी स्पीड है उसके उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। मैं चाहूंगी कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो आपका एटलीस्ट एक 3 से 4 एसेस तो आप फुल लेंथ लिख के जाओ। इंशाल्लाह 10 to 15 लेक्चर्स के अंदर कवर हो जाएगा। और मारिया महीन, ये पेड सेशन होगा। ठीक है, ये पेड सेशन होगा। जी आयशा, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, यासिर कह रहे हैं कि मैम थीसिस स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है। अच्छा, जो थीसिस स्टेटमेंट लिखना, कुछ नहीं भी लिखते और कुछ लिखते भी हैं, मुझे लगता है लिखनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट। आप उसको हेडिंग ना थीसिस स्टेटमेंट की दो, आप उसको हेडिंग ऊपर दे दो इंट्रोडक्शन की, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट एक बहुत ही वो आ जाता है कि आप स्पेसिफाई कर देते हो कि मैं सिर्फ अपना स्टांस ही दे रहा हूँ, और कुछ लोग अपना स्टांस इतना क्लियरली नहीं दे पाते। जब जैसे अब आपके पास 1 मंथ है, वैसे तो 1 मंथ में भी बच्चे कवर कर लेते हैं, तो आप ऊपर हेडिंग दे दो इंट्रोडक्शन की, लेकिन लिखो ज़रूर। क्योंकि उसको पढ़ के आपका स्टांस ना ऐसे में से ढूंढना पड़े, उसको शुरू में ही पता हो कि आप एक स्टेटमेंट को यस कर रहे हो या आप एक स्टेटमेंट को नो कर रहे हो। जैसे अभी हम एक रीसेंट पेपर की एग्जांपल ले लेते हैं, जो एडीएलडीए का रीसेंट पेपर वही है हमारे पास, ऐसे का एडीएलडी और चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर। उसमें एक टॉपिक है पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, आ स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस प्रॉब्लम। अब ये देखो, अब ये और के साथ स्टेटमेंट आ रही है। अब इसमें अगर आप थीसिस में अपने जो इंट्रोडक्शन है, ये जो थीसिस स्टेटमेंट है, उसमें अगर आप नहीं लिखोगे कि मेरे मैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम मानता हूँ या मैं एक गवर्नेंस प्रॉब्लम इसको मानता हूँ, तो फिर तो अब वो आपके ऐसे को जब पढ़ेगा तो फिर तो उसका टाइम भी ज़ाया होगा, फिर वो चिढ़ जाएगा आपसे। जब वो चिढ़ जाएगा तो फिर वो नंबर भी नहीं देगा आपको। ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे दो, लेकिन लिखो नीचे थीसिस स्टेटमेंट। अच्छा, एक डेटा सवाल डेट। है। एक, सॉरी आयशा, मैंने आपको टोक दिया। एक क्वेश्चन है जी। कि पर वीक हमारे कितने ऐसे अवेलुएट करवा सकते हैं। देखो, जिस तरह लेक्चर होगा ना, उसका होमवर्क मिलेगा, आपने सेशन के साथ चलना है। ठीक है। तो अगर पहले आउटलाइन बनाने का काम है, तो आउटलाइन आपकी चेक होगी। अगर इंट्रोडक्शन पे हैं हम, तो इंट्रोडक्शन चेक होगा। ठीक है। तो जिस तरह आपको टास्क दिया जाएगा, वो टास्क साथ साथ वो आपने चेक करवाना है। आउटलाइन, एक बच्चा पूछा आउटलाइन कैसे बनाएंगे थीसिस स्टेटमेंट से पहले। आउटलाइन, मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ आपको कि आप पहले थीसिस स्टेटमेंट लिखो, फिर आप अपनी आउटलाइंस बनाओ। थीसिस स्टेटमेंट को पहले लिखना ज़रूरी है। अगर कोई आपको कह रहा है कि नहीं ज़रूरी, या आप बाद में लिख लो, या आप स्किप कर दो, तो आप क्या करो फिर? मैं क्या आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए फिर? क्योंकि मैंने जितने भी ऐसे पास किए हैं उसमें मैंने तो पहले ही लिखी है थीसिस स्टेटमेंट, और इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे के पहले लिखी है। और थीसिस स्टेटमेंट पहले बनाना ज़रूरी है। आपको सिखाना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो ना अपने आउटलाइन में करना क्या है। आपको यही नहीं पता कि आपका स्टांस क्या है, तो फिर आप आउटलाइन में क्या लिखोगे पहले जाके? तो इसलिए वो पहले ही बनेगी। कितने वर्ड्स का होता है, कितने वर्ड्स का इस तरह होता है कि जैसे अब सीएसएस में है, तो सीएसएस में ये 2500 से 3000 वर्ड्स का ऐसे होता है वो। उसमें टाइम भी आपके पास 3 आवर्स होते हैं। लेकिन जो आप एसटीओ वाले बच्चे हैं जिन्होंने ये सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम देना है, उनको पेपर में 2 आवर्स आएंगे। और वो 2 आवर्स में आपने लिखने हैं 1500 to 1600 वर्ड्स। तो आपके 1500 वर्ड्स होने चाहिए। वर्ड काउंट भी सीएसएस में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जो पीएमएस और वन पेपर एग्जाम्स में आता है वर्ड काउंट, वो मैटर करता है।
अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीएसएस के लिए ऐसे और जो दूसरे 17 स्केल की जॉब्स आती हैं उसके लिए ऐसे में क्या डिफरेंस होता है, रिक्वायरमेंट में क्या फ़र्क होता है। जो सीएसएस का ऐसे आता है ना, वो जो टाइम का बता दिया वो तो एक चीज़ है। और जो दूसरी चीज़ है ना, जो सीएसएस के ऐसे थोड़ा सा वो टेक्निकल होता है ज़्यादा, उनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट होती हैं और वो थोड़ी सी इनडायरेक्ट पूछी होती हैं। मतलब वो आपसे एक ऐसी स्टेटमेंट, बैक स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि आपने पहले उसको डी कोड करना है फिर आपने लिखना है उस पर। लेकिन जो ये वन पेपर में आती हैं उनकी स्टेटमेंट्स कंपैरेटिवली थोड़ी सीधी होती हैं, आसान होती हैं समझने में, और लिखने में भी आपको पता होता है कि यही पूछा है मैंने यही करना है। तो उसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है। उसमें सीएसएस में इस तरह आता है कि एक स्टेटमेंट आ जाती है, आपने स्टेटमेंट को, आपको ये नहीं पता आपने स्टेटमेंट के चैलेंजेस लिखने हैं, उसके इम्पैक्ट्स लिखने हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, आपने उसको यस करना है आपने उसको नो करना है, वो आपने खुद डिसाइड करना है। लेकिन जो इसमें वो आपको डिसाइड करके दे देते हैं कि आप ये लिखो। तो ये फर्क है थोड़ा सा। बाकी जरूरी नहीं है आप हो सकता है 17th स्केल की पोस्ट के लिए भी वो ऐसे टॉपिक दे दें इस दफा, तो जरूरी नहीं होता। बाकी अभी तक ऐसा ही है। पीएमएस के लिए भी नॉर्मल होता है, आ जाता है। तकरीबन सीएसएस वाला हिसाब ही कह लें आप। मैंने सीएसएस के ऐसे क्वालिफाई किया हुआ है, और पीएमएस का भी मैंने ऐसे क्वालिफाई किया। इससे पहले मैंने एक पीएमएस की भी अटेम्प्ट दी थी। अच्छा, जो लेंथ है, लेंथ का बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेंथ का इस तरह, वो मैं आपको बताऊंगी भी सेशन में, लेकिन मैं आपको भी बता देती हूँ थोड़ा सा। आपने इस तरह से रखना है कि आपने जब आउटलाइंस लिख लेनी है ना और आपने इंट्रोडक्शन के लिए नया पेज स्टार्ट करना है, तो इंट्रोडक्शन आपने कोशिश करनी है कि पूरा पेज या पूरे पेज से एक दो लाइंस ऊपर चली भी जाए तो खैर है, पूरा पेज लिखना है आपने। लेकिन जो आपका दूसरा पैराग्राफ होगा ना, आम पैराग्राफ, वो आपके इंट्रोडक्शन से 5 से 6 7 लाइंस छोटा होना चाहिए। और आपका जो कंक्लूजन होता है ना, वो इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ की जो लेंथ है उसके दरमियान में फॉल करता हो। ये एक आइडियल सिनेरियोस बता रही हूँ, आगे पीछे हो सकता है। लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हो तो ये एक पेपर पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है। जैसे दो पेजेस खुलते हैं ना सामने आपके, तो अगर आपका इस तरह हाफ हाफ पेज पे कट बनता है इस तरह, वो फिर एक अच्छा, देखने में भी एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। पीपीएससी में 5 एसेस देते हैं, सीएसएस में 10 टॉपिक्स देते हैं, आपने एक सिलेक्ट करना होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं वैसे ये भी डिस्कस कर लेती हूँ, जो मैंने ऐसे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस की थी ऐसे में। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आपके सामने 10 या 5 टॉपिक्स आते हैं तो सिलेक्शन मैटर करती है कि आपने किस टॉपिक को सिलेक्ट किया है। कुछ टॉपिक्स इस तरह के होते हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं, या जिसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो समझ नहीं आ रही होती, इनडायरेक्ट पूछा होता है, तो सिलेक्शन मैटर करती है। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से लिखते हो तो फिर नहीं मैटर करती। ये डिपेंड करता है आप किस तरह से उसको लेके चलते हो। बाकी ये है कि दूसरी चीज ये है कि ऐसे ही टाइप्स किस किस तरह की होती हैं, जो मैंने उस टाइम मुझे प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि ऐसे की बहुत ज्यादा टाइप्स बताते हैं कि कुछ आर्गुमेंट्स वाले ऐसे होते हैं, कुछ पता नहीं कितनी टाइप्स हैं। तो लेकिन मैं समझती हूँ ऐसे कि 2 या 3 ही टाइप होती हैं। एक करंट अफेयर्स पे ऐसे आ जाता है, एक आपको स्टेटमेंट या ऐसे ऐसे दे देते हैं जिसमें आपने अपने आर्गुमेंट्स और अपने ओपिनियंस लिखने होते हैं। और एक स्टेटमेंट, एक ऐसे ऐसे आता है जिसमें और के साथ ऐसे आता है जिसमें आपने सिलेक्ट करना होता है कि आपने क्या, इन दोनों में से अपना आर्गुमेंट किस पे देना है और किस पे काउंटर आर्गुमेंट देना है। और एक ऐसे ऐसे आ जाता है जिसमें वो लिटरेरी एसेस होते हैं। जो लिटरेरी एसेस होते हैं वो कुछ बच्चे बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे लगता है जो लिटरेचर पढ़ते हैं ना, उनका बैकग्राउंड लिटरेचर में होता है, वो अच्छा लिटरेरी ऐसे लिख सकते हैं। तो जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, उन्होंने, क्योंकि उन्होंने लिटरेचर पढ़ा नहीं होता, उनको इतना आइडिया भी नहीं होता रीडिंग का, इन चीज़ों का, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो इम्पोर्टेंट ये है कि वो फिर आर्गुमेंट बेसिस से लिख लें।
और टॉपिक को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक में कुछ हिंट्स होते हैं, जैसे कॉलन दिया होता है अक्सर, सेमी कॉलन होता है टॉपिक में, और कॉमास होते हैं, उनका भी मतलब होता है कि आपने कॉलन से पहले वाले जो है आपका वर्ड्स हैं उसको आपने ऐसे में कितनी वेटेज देनी है, और जो कॉलन के बाद वाले वर्ड्स हैं उसको आपने ऐसे में कितनी वेटेज देनी है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एस्से में। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2 घंटे में एक एस्से सोचना भी है, उसको आउटलाइंस बनानी भी है, फिर आउटलाइंस को नीट करके लिखना भी है, फिर एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी लिखना है, पूरा एस्से भी लिखना है, और कंक्लूजन भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा, पेपर में चॉइस होती है एस्से की। सिलेक्शन पे कितना टाइम लगाना चाहिए? कोशिश करें जल्दी सिलेक्ट कर लें, पहले 5 मिनट के अंदर अंदर। फिर अगले 25 मिनट के अंदर अंदर आप उस ऐसे पर ब्रेनस्टॉर्म करके उसकी आउटलाइंस बना लें। और फिर अगले 15 मिनट में आप इंट्रोडक्शन लिखें, और 1 घंटे के अंदर आप ऐसे लिखें। लास्ट जो 15 मिनट्स हैं उसमें एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखें। और वह और वाला ऐसे या क्वेश्चन मार्क वाला ऐसे जी, वो आर्गुमेंट भी उसमें आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो आर्गुमेंट वाला ना हो, उसमें आपके अपने आर्गुमेंट्स भी आते हैं। वो एक ऐसे के आर्गुमेंट्स में ही आप कह लें कि टाइप ही है वो, कि आपको क्वेश्चन मार्क दिया जाता है या आपको और क्या क्या स्टेटमेंट पूछी जाती है कि आपने दोनों में से क्या सिलेक्ट करना है, उसमें आपने फिर आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स देने होते हैं। ऐसे में पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करती है, ऐसे में राइटिंग मैटर करती है, कि आपकी एक्सप्रेशन कितना अच्छा है, आप क्या वो जो टॉपिक है उसके जो स्पेसिफिक जार्गन्स हैं उसको पेपर में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। और ये ना हो कि जो स्पेसिफिक जार्गन्स हैं उसको आप लिखें ना, और आप एक फ्लावरी सी एक अच्छी सी वोकैबलरी लिख रहे हो, तो वो फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे। एक्सप्रेशन मैटर करता है। अगर आप ऐसे ना कंप्लीट कर पाए, ऐसे देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो ऐसे होता है ना, जो ऐसे का एग्जामिनर है जो चेक कर रहा है, उसका जो माइंडसेट है ना, वो आपको पास करने का नहीं होता, आपने खुद होना होता है पास। उसका माइंडसेट यही होता है कि आपको जितने ऐसे बच्चों को मैं ऐसे फेल कर सकता हूँ मैं कर दूँ। आपने खुद हर तरीके से पास होना है, उससे खुद बचना है। तो जहां आपने खुद बचना है ना, उसमें आप इनकम्प्लीट तो ना छोड़ के आओ कि उसके पास एक रीजन ही ना बचे आपको फेल करने की। उसने आपका थीसिस स्टेटमेंट, आपकी आउटलाइंस, आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन पढ़ के ही अंदाजा लगाना है कि उसने आपको पास करना है कि नहीं। अगर वो उसने तब सोच लिया, बाकी चीजें पढ़ के उसमें कोई ग्रामर की मिस्टेक हुई, आपका स्टांस क्लियर नहीं हुआ, या आपके आर्गुमेंट्स अच्छे ना हुए, तो उसने आपको पहले ही सोच लेना कि मैंने इसको फेल करना है। अगर आपकी ये सारी चीजें अच्छी हैं, तो वो आपको डिसाइड कर लेगा कि मैंने पास करना है, लेकिन चलो मैं इसके मार्क्स बढ़ाने के लिए आगे चीजें भी पढ़ता हूँ, इसका सारा ऐसे भी पढ़ के देखता हूँ। तो वो फिर अगर आपके ऐसे पढ़ेगा और आपके ऐसे में ग्रामर की मिस्टेक निकल आएंगी, फिर वो आपको फिर भी फेल कर सकता है। तो इस तरह ये कोशिश करें कि आप ग्रामर की मिस्टेक ना करें, और जब वो आपका चीजें एक बार डिसाइड कर ले कि मैंने ये बच्चा पास करना है, तो वो फिर आपको पास कर भी दे। ऐसे के लिए कोई सिलेबस नहीं होता। ऐसे के लिए आपने थीम्स साइड पे निकालने हैं। वो मैं ऐसा करूंगी ना, वो मैं आपके लिए थीम्स साइड पे निकाल दूंगी, वो मैं उन थीम्स को आपको ओवरव्यू दे दिया करूंगी कि ये थीम, अगर सपोज मैं एक टॉपिक हम ले रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, तो ये एक टॉपिक है। इस पर मैं आपको ये बता दूंगी कि आपने क्या क्या चीज़ों को डिस्कस करना है। तो उन चीज़ों के बारे में मैं आपको रीसेंट फैक्ट्स या स्टैट्स भी बता दूंगी कि ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान के। अब आप इसके हिसाब से खुद डिसाइड कर लें कि आपने इसको जेंडर इक्वालिटी से मिथ यस कहनी है या इसको नो कहना है, ठीक है। और उस पर आपने लिखना है। तो इसके लिए सिलेबस नहीं होता, कुछ भी आ सकता है पेपर में, कोई भी टॉपिक आ सकता है। ऐसे में हेडिंग्स नहीं देते आयशा, हेडिंग नहीं देते ऐसे में, ऐसे बगैर हेडिंग्स के लिखते हैं। आउटलाइंस जो बाहर होती है ना,
उसमें ही आप मेन हेडर, एक आपका मेन हेडर होता है, उसके नीचे आपके आउटलाइंस के 5 से 6 सब हेडर्स होते हैं। और आपने मेन हेडर कितने लिखने हैं, इसी को स्ट्रक्चर कहते हैं ऐसे का, कि आपने मेन हेडर्स कितने लिखने हैं, आपने उन मेन हेडर्स में क्या लिखना है, और आपने आउटलाइंस में क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन कितने पेजेस, मैंने बताया, सबसे पहले यही बताया कि इंट्रोडक्शन जो है 1 पेज का होना चाहिए। पैराग्राफ इंट्रोडक्शन से 6-7 लाइनें कम होना चाहिए। और जो कंक्लूजन है वो आपका इंट्रोडक्शन से छोटा हो लेकिन पैराग्राफ से बड़ा हो। व्हाट अबाउट एसे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ किप्स एकेडमी, ये कोई बुक का नाम है? मैंने बुक नहीं देखी है वाली। यासर, आपका मैं क्वेश्चन समझ रही हूँ, आप कह रहे हो कि ऐसे के लिए मटेरियल कैसे कलेक्ट करना है। ऐसे के लिए आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। आपको पता होना चाहिए उस चीज़ के बारे में, आप उस चीज़ के बारे में, हम क्लास में पहले उस टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं यही आपको बता रही हूँ कि हम इस तरह से ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे एक सीएसएस के मैं जो बच्चे ने सीएसएस की प्रेपरेशन कर ली, अब बस उसका ऐसे रह गया, उसको करवा रही हूँ। मैं ऐसे ही करवाऊंगी कि मुझे पता है कि आप एमसीक्यूज वाले पेपर्स करते रहे हैं, तो आपके लिए एक ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि आपको मैं आज ही कहूँ कि चलो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लिखते हैं एक टॉपिक। तो आपको पहले बताया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसके क्या प्रॉस हैं, उसके क्या कॉन्स हैं, उससे हमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और उस चैलेंजेस का क्या इम्पेक्ट हो रहा है, और उस इम्पैक्ट को हम किस तरह से पॉजिटिव कर सकते हैं, और उस पॉजिटिव इम्पैक्ट को मज़ीद हम क्या वे फॉरवर्ड और सजेशन से हम ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं ही बताऊंगी, और आपने फिर इसी पर ऐसे लिखना है। बाकी मज़ीद आपने पढ़ना है, क्योंकि एक हम सेशन में आपको मटेरियल इतना तो कलेक्ट करके नहीं दे सकते ना कि आप एक पूरा ऐसे ही लिख लें। तो आपने मज़ीद कुछ पढ़ना भी है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ इन एन essay, इसका क्या मतलब है अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ? कोटेशंस 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 नहीं लिखते ऐसे के पेपर में। कोटेशंस तो आप किसी चीज में तब लिखो ना कि जब आपको कोटेशंस बहुत ज्यादा आती हो। आप अभी तो हमने राइटिंग सीखनी है। कोटेशंस इससे बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। वो आप ना भी लिखो, मैंने कोई ऐसे के पेपर में कोटेशन नहीं लिखी। मैंने किसी बुक से ऐसे की प्रेपरेशन नहीं की। ऐसे की प्रेपरेशन मैं सीएसएस की प्रेपरेशन कर रही थी, उसके साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। आप जब रोज डॉन पढ़ते हो आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है। तो आप उससे फिर आपका साथ साथ प्रिपेयर हो जाता है। बाद में राइटिंग करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो, आउटलाइंस बनाओ। और चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हो एक अच्छी आउटलाइन स्ट्रक्चर करने में। मैं भी उसको अपनी आउटलाइंस लिख के चेक करवाया करती थी। फरमान पूछ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए? जितने से आप 2 घंटे में ऐसे लिख लो उतनी प्रैक्टिस चाहिए। चार, दो, 3-4 ऐसे तो आप लिख के जाओ ना पेपर में, फिर ही आप कर सकते हो। रेफरेंसेस आपको याद ही करने पड़ेंगे, मेजर मेजर रेफरेंसेस याद करते, उतने सारे आप याद भी नहीं कर सकते। कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ्स लिख देते हैं अंदर जो कि एग्जामिनर को भी पता होता है और आपको भी पता ही होता है। ऐसे में सिंपल वर्डिंग होनी चाहिए, इतनी सिंपल कि अगर कोई पहली दफा भी उस टॉपिक को पढ़ रहा है, उसको नहीं समझ, तो वो उसको समझ जाए टॉपिक को।
मुझे एक बात बताएं, आप सब बच्चे कोटेशंस, अलाइनमेंट, लेंथ की बात कर रहे हैं। पहले राइटिंग सीखें। पहले आपको पता होना चाहिए थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, आउटलाइन किस तरह बनती है, एक अच्छे इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो कि आपने पहले सीखनी है। इन चीज़ों से आप ऐसे पास करते हो। जो अलाइनमेंट आप कह रहे हो ना, मार्जिन्स लगाने हैं, वो पेपर पे इटसेल्फ लगे होते हैं मार्जिन्स। आपको ज़रूरत नहीं होती मार्जिन लगाने की, एक साइड पे लगा होता है मार्जिन, वो बहुत होता है। ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ना कंपाउंड सेंटेंस, आपने सिंपल सेंटेंस लिखना है जो सिंपल सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड ये एडवांस लेवल के सेंटेंस हैं, ये आपने नहीं लिखने। सिंपल ग्रामर, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट आपका टेंस यूज होता है। सजेशंस में आपने मजीद टेंस यूज करना है, फ्यूचर वाला। तो आपने इसको लिखना है सिंपल टेंस में, सेंटेंस भी। सेशन की ड्यूरेशन सर ने बताया कि मैक्सिमम 10 to 15 लेक्चर्स होंगे। जो आपने जैसे एक टॉपिक बच्चे ने एक बना के गया है, नीलम, नीलम ने एक टॉपिक बनाया क्लाइमेट चेंज अ ग्लोबल चैलेंज। तो इन्होंने इस पर आउटलाइंस खुद बना के बताई हैं। उन्होंने कहा है कि आपने इंट्रोडक्शन लिखना है जिसमें मीनिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट, सिचुएशन इन पाकिस्तान। नहीं, इस तरह से आपने नहीं बनानी है अपने मेन हेडर्स। आपने जो आपकी इंट्रोडक्शन होगा उसमें आपने बताना है कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल चैलेंज किस तरह से है। और आप इस ऐसे में आप इस तरह लिखोगे, रियलिटीज या मैनिफेस्टेशंस दैट प्रूव दैट क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल चैलेंज। और उसमें आपने 5 से 7 आर्गुमेंट्स देने हैं कि कैसे एक ग्लोबल चैलेंज है, कि कैसे क्लाइमेट से जो है इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर, उससे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और किस तरह ये लोगों के लिए एक चैलेंज है कि किस ये इंक्रीज हो रहे हैं, क्या उसे कहते हैं, फेमाइन बढ़ रहे हैं। और जितने भी सिचुएशंस खराब चल रही हैं, अर्बनाइजेशन और ये सारी चीज़ें, ये चैलेंजेस हैं। आपने ये लिखना है, चैलेंज लिखना है। आपने ये नहीं लिखना कॉजेज, इफेक्ट्स और सिचुएशन, इस तरह से नहीं बनाना। बाकी जो लास्ट वाली चीज़ है, स्टेप्स नीड्स टू कंट्रोल इट, नीडेड टू कंट्रोल इट, हाँ जी ये ऐसे ही आएगा। लास्ट वाला ठीक है आपका। टेंस, टेंस आप प्रेजेंट यूज करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं आता होगा बच्चों को, मुझे भी नहीं आता था। पास्ट में बहुत कम लिखा जाता है। वो आपका एक्सप्रेशन होता है कि अगर आपने कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना हो तो आप पास्ट यूज करते हो, वरना आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हो अपना ऐसे। जो अच्छा, जो आयशा क्वेश्चन पूछ रही, थीसिस स्टेटमेंट 1 सेंटेंस की होनी चाहिए या 2-3 सेंटेंसेस? जो मैंने आपको इसलिए कहा था कि आप थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर हेडिंग मत देना, आप हेडिंग इंट्रोडक्शन की देना। क्योंकि अगर आप थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दे दोगे ना तो आपको 1 सेंटेंस में लिखनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग ऊपर दे देते हो ना, तो आप 2-3 सेंटेंसेस में भी लिखते हो ना, और अपना स्टांस क्लियर कर दो, तो वो आपको, आपके लिए नेगेटिव नहीं होगा। वोकैबलरी नहीं मैटर करती, मैटर करते हैं कि आपने जो ऐसे के जार्गन्स हैं वो यूज करने हैं। जैसे एक डेमोक्रेसी का एक टॉपिक है, उसके जार्गन्स में इक्वालिटी आ रहा है, उसके जार्गन्स में पार्टिसिपेशन आ रहा है, उसके जार्गन में वर्ड आ रहा है अकाउंटेबिलिटी आ रहा है। और साथ में फंडामेंटल राइट्स आ रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आ रहा है। ये इसके जार्गन्स हैं, बस आपने यही यूज करने हैं। बहुत भारी भरकम वोकैबलरी नहीं यूज करनी।
कंपाउंड सेंटेंस से लेंथ इंक्रीज करना इजी हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस ना आप अम, लेकिन गलत भी हो जाता है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में आप अक्सर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गलत कर देते हो। ये इशू होता है। सिंपल सेंटेंस में आप ये इस तरह के मिस्टेक्स नहीं करते। बाकी हम जब इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे ना, तो हम ये लिखना सीखेंगे कि आप किस तरह से अपने 5-6 पॉइंट ऑफ व्यूज एक ही सेंटेंस के अंदर दे सकते हो विद कोमास। तो वो आपको लिखना मैं सिखा दूंगी उस टाइम पे। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। हमने ना जो पास्ट पेपर्स के होंगे ना ऐसे के टॉपिक्स, उनको भी देखना है कि किस तरह से जो पास्ट पेपर के ऐसे के जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। अभी जो रीसेंट पेपर में देख रही थी ना, ATLDA वाला, उसमें जो सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक पूछा हुआ था ना, वो फ्लड मैनेजमेंट इन पाकिस्तान पूछा हुआ था, फेलियर्स, और आपने लेसन्स क्या लर्न किए और आप आगे उसको कैसे ठीक कर सकते हो। तो अब आप उस पर जब आप लिखोगे ना अपनी स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे का, तो आप हम उसमें यही सीखेंगे कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से, आपने फ्लड मैनेजमेंट इन पाकिस्तान में आपने फ्लड्स नहीं लिखने। अब यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे फ्लड नहीं पूछ रहा कि फ्लड में क्या हुआ, उसमें कितने लोग मर गए और क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान का। नहीं, उसमें वो पूछ रहा है कि फ्लड मैनेजमेंट कैसी है पाकिस्तान में, कि हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, हमारी प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव पॉलिसीज है हमारी। ठीक है। और उसके बाद फिर हम उसको ये बताएंगे कि फेलियर्स हमने क्या, हमारे सिस्टम में फ्लड मैनेजमेंट के फेलियर्स क्या हैं और उन फेलियर्स से हम सीखे क्या हैं, हमने लर्न क्या किया, और वो जो हमने सीखा है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में। ये सारा टॉपिक है, यही चीज़ है जो क्रैक करनी है आपने स्ट्रक्चर में, कि आपने इस टॉपिक को देखते हुए आपने कौन से मेन हेडर्स बनाने हैं और उन मेन हेडर्स को कैसे आपने आउटलाइंस के साथ फिल करना है, सब हेडर्स के साथ। खदीजा, मैंने CSS की अटेम्प्ट दी नहीं थी, मैंने एक ही दी है। और मैं ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में एलोकेट हो गई हूँ। डॉन को पढ़ने का सबसे बेस्ट वे ये है कि सुबह टाइम पढ़ी जाए डॉन, क्योंकि सुबह टाइम माइंड फ्रेश होता है। और आप ओपिनियंस पढ़ें सिर्फ, और बाकी डॉन के सिर्फ मेन हेडर्स पढ़ लें। ओपिनियंस में आपको ना लोगों के जब ओपिनियंस पढ़ेंगे ना, तो आपका अपना एक ओपिनियन बिल्ड हो जाएगा। आपको 2-3 दिन तो नहीं पता चलेगा कि आपका अपना भी ओपिनियन कहीं दिमाग के कहीं फ्रंटल लोब में कहीं बन रहा होगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगा, और फिर आप खुद भी बनाने आ जाएंगे आपको ओपिनियंस। ठीक है। जब आपको खुद बनाने आ जाएंगे तो आपको लिखने भी आ जाएंगे। तो इसलिए ओपिनियंस पढ़ा करें, अब लेकिन ये देखा करें कि कौन से ओपिनियंस इंपॉर्टेंट हैं, सिर्फ वही पढ़ा करें। बाकी मेन हेडर्स देख लिया करें कि इस वक्त क्या चल रहा है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू का आप कोटेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिखना, ये गलत चीज़ हो जाएगी। क्योंकि कोटेशन जो होती है ना, वो फेमस लोगों की होती है, ऐसे नहीं। आपने अपनी कोई पैराग्राफ में अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू भी आप दे रहे हैं ना, तो आपने उसको रेफरेंस के साथ बताना है कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो अकेला मेरा नहीं है, वो किसी एक फेमस ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू है, या एक एजेंसी का या ऑर्गेनाइजेशन का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, या उनके स्टैट्स से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये है। रिकमेंडेड बुक्स, ऐसे के लिए रिकमेंडेड बुक्स होती हैं? मुझे नहीं आइडिया था। अब मैंने देखी नहीं है ऐसे के लिए रिकमेंडेड बुक्स।
जो यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं ना, जो किप्स वाली बुक है वो इंसाइक्लोपीडिया या ये वाली बुक्स, ये बुक्स को जब आप पढ़ेंगे ना, ये टॉपिक वाइज होते हैं। अगर आप इनको पढ़ते हैं ना रीडिंग के लिए, चलें ठीक है, अगर आप रीडिंग करें या सिर्फ आप स्ट्रक्चर सीखने के लिए करें, अगर आप वहां से क्रैम करते हैं ना, तो फिर आप पास नहीं हो सकते ऐसे में, आप क्रैम नहीं कर सकते ऐसे को, क्यों? एक नई से नई डोमेन ही वो पूछ रहा है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर एक टॉपिक है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर पूछ रहा है, कभी वो पूछ रहा है इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दो, कभी वो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी चीज के साथ लिंक करके पूछ रहा है, कभी वो जैसे 2024 में सीएसएस में उसने पूछा हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। तो वो सिर्फ आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी से ही रिलेट करना है। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपका अपना उसके बारे में एक ओपिनियन होता है और आपको वो चीज़ पता होती है। तो और वो रिकमेंडेड बुक्स में ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो टॉपिक होगा, लेकिन उसका आगे जो डिफरेंट उसकी डोमेन्स चल रही हैं, जो उसकी नीड्स बन रही हैं, वो नहीं होती। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है? फेमस पर्सनैलिटीज के लिए नहीं आता ऐसे लिखने को। वो आपका पीएमएस में उर्दू में पूछ सकते हैं आपको, कि आपने किसी पसंदीदा शायर के बारे में लिख दें, वो उसमें आ जाता होता है, इंग्लिश में नहीं आता होता फेमस पर्सनालिटीज के बारे में। और क्या पूछ रहे हैं आप? अच्छा। अच्छा, जो ये वाले आप कह रहे हैं ना फरमान, आप पूछ रहे हैं वाई नेशन फेल्स या जिनाह ऑफ पाकिस्तान, ये आप, ये अगर आप रीड करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको रीड करना चाहिए। अगर आपके पास इतना टाइम है, आपको वैसे रीडिंग का शौक भी है, तो मुझे लगता है आपको रीड करते रहना चाहिए बुक्स को। इससे भी आपके ओपिनियंस भी बिल्डअप हो रहे होते हैं, और आप इनको कोट भी कर सकते हैं। वाई नेशन फेल्स को तो आप कोट कर सकते हैं, बस पाकिस्तान हार्ड कंट्री को नहीं कोट करना। ज्यादा किस टॉपिक पर आते हैं? किसी टॉपिक पर भी आ सकते हैं। मेजर वैसे ये होता है कि आपके जो टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे आपको सेशन में, उन पर कोई ना कोई एक ऐसे आ ही जाता है। बाकी अगर नहीं भी आएगा तो आप बाकी ऐसे के जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप देख कर जाइएगा। आपको मेजर पर्पस आपको ऐसे के टॉपिक्स का ओवरव्यू तो देना है ही है, क्योंकि वो आप मुझे आइडिया हो गया कि बच्चों को नहीं पता। लेकिन आपको ऐसे लिखना सिखाना है कि थीसिस स्टेटमेंट किस तरह से लिखते हैं, आउटलाइन किस तरह बनती है, कैसे बनती है, आपने जो मटेरियल याद किया हुआ है उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो आपको आ जाएगा। तो बाकी मैं एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमी और ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक्स करवाऊंगी। जो बुक आप बता रहे हैं, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये सब जो बुक रीडिंग का पर्पस होता है ना, कभी भी बुक रीड से आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। अगर आपके पास टाइम है, जैसे आपका कोई पेपर है, वो दो आपके पास महीने हैं, एक महीना है, 1.5 महीना है, उसके बाद आ रहा है और आप पढ़ रहे हो साथ साथ, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी का पेपर बिल्कुल ही 2 हफ्ते बाद पेपर है, तो वो सीख नहीं रहा बल्कि सिर्फ बुक रीडिंग कर रहा है, वो थोड़ी सी चीज़ हो जाती है। बाकी ये है कि अगर आप साथ साथ आपकी रीडिंग की हॉबी है तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी बुक वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। पेन भी आप यूज़ करते हैं, आप बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो। मैं वैसे पेपर में पेन यूज़ करती हूँ। आपकी राइटिंग जिससे अच्छी आती है आप वो यूज़ करो।
इंक पेन, जी जी इंक पेन ही यूज करती हूँ मैं। वो इंक नहीं होती पेलिकन की इंक, वो वाली इंक से ही मैंने अपने सीएसएस के पेपर्स दिए थे। टू डिफरेंट कलर्स के आप मार्कर यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में मुझे लगता है मार्कर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ आपको मेन हेडिंग ऊपर देनी होती है। या कुछ लोग मेन हेडर्स को भी मार्कर से लिख लेते हैं, तो वो ब्लू ही मार्कर बहुत होती है एक। ऐसे के लिए नहीं, बाकी अगर आपने कोई उर्दू का पेपर लिखना है, जैसे तहसीलदार में उर्दू का भी पेपर था, उसमें आप फिर ब्लू ब्लैक दोनों यूज करो, अच्छा लगता है। आपने पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना है, करंट अफेयर्स का, पाकिस्तान अफेयर्स का, सीएसएस में, तो भी आप यूज करो दोनों। रिमूवर आप यूज करो, लेकिन आप कोशिश करो ना यूज करो, लेकिन आप इंट्रोडक्शन में ना रिमूवर यूज करना। वो फिर पता चल जाता है, कहीं दरमियान में ऐसे में यूज कर सकते हो अगर कोई गलती हो गई है। अच्छा, तो फरमान, आपका क्वेश्चन पूछे सीखना और रीडिंग में क्या फर्क है, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मतलब जो रीडिंग है, रीडिंग तो एक, जैसे अब कुछ लोगों की हॉबी नहीं होती रीड करना, उनको शौक होता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को रीड करें, वो नए नए पर्सनालिटीज को पढ़ें, जैसे ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें लोगों की, या बायोग्राफीज पढ़े लोगों की, उसको कहते हैं रीडिंग का शौक। सीखना यह है कि जैसे हम, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ और आप कुछ सीख रहे हो, वो आप बुक रीड करते हुए भी सीख लेते हो। तो ये फर्क है, बाकी मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं लगी, आप दोबारा रिपीट कर दो। पेन से लिखने में ज्यादा देर तो नहीं लगती, आप बॉल पॉइंट से लिख लो, कोई इशू नहीं है। आपकी राइटिंग की स्पीड मैटर करती है, अगर आपकी राइटिंग की स्पीड पेन से अच्छी आती है तो वो पेन से लिख लो। पेन से होता है ना कि मैंने, क्योंकि मेरा था, मैंने सीएसएस के सारे पेपर देने देने थे, तो वो सीएसएस के पेपर्स का ये कोई हिसाब होता है, आपने 6 दिन में अपने 12 पेपर देने होते हैं, अपने कंजेक्टिवली एक दिन में 6 घंटे लिखना होता है। तो आपकी जो पेन में इंक होती है ना, अगर आप अच्छी वाली इंक यूज करो ना, आपका पेपर 2 ढाई 3 महीने बाद भी जब खुलता है ना, तो वो एक बहुत अच्छा सा कलर देता है। बॉल पॉइंट का कलर ना बहुत वो कलर है जो कि हर तीसरे चौथे पेपर में आता है वो कलर। तो ये वैसे मैटर करता है, बाकी ये छोटी छोटी चीजें आपकी अपनी होती हैं, आपने किस तरह से अपना माइंडसेट बनाया हुआ है। अगर आप बॉल पॉइंट से भी लिखते हो तो आप तब भी निकाल सकते हो ऐसे। ऐसे मटेरियल एआई से ले लें, मतलब आप वो चैट जीपीटी से पूछ रहे हो। चैट जीपीटी से आपको सारा मटेरियल मिलेगा नहीं, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं करूंगी चैट जीपीटी को यूज़ करना, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। आप ये देख देख सकते हो कि इस ऐसे के मेजर कौन से जो हेडर्स हैं, उसके नीचे कितने मेन हेडर्स आ सकते हैं। जैसे अगर कोई इल्स ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान देखता है और आपको नहीं पता हायर एजुकेशन के क्या इल्स हैं, तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो क्या इल्स हैं। बाकी उन इल्स को पढ़ने के लिए आप मजीद गूगल से पढ़ सकते हो, आप उनको, इस तरह से होता है, ये चीजें हैं। अच्छा आयशा, आपने पेन कौन सा वाला यूज किया था? सर मेरे पास शुरू से पेन है, डॉलर का ही पेन है, मैं डॉलर का ही यूज करती हूँ पेन। वो डॉलर SP10 का जो हाँ चल जी, रहा है? वही जो जो फेमस डॉलर का पेन है मेरे पास अभी भी, हाँ जी, डॉलर SP10 ही है, वही पेन है, उसके आपने अंदर पेलिकन की। एज कंपेयर टू बॉल पॉइंट उसकी स्पीड स्लो नहीं हो जाती? क्योंकि वो शीट भी बड़ी गंदी सी होती है FPSC की। जी जी सर, स्पीड सर स्लो हो जाती है, लेकिन ना जो मेरे पास पेन है ना, वो मेरे पास बहुत देर का पेन है, मैंने, मुझे लगता है कोई 4 5 साल हो गए एक ही पेन को यूज करते हुए। मैं उसकी बाहर की बॉडी बदलती हूँ, उसकी निब का वही है मेरे पास अभी भी। तो उसकी लिख लिख के ना, उसकी मेरे हाथ से उसकी स्पीड ठीक हो गई है। तो मेरे, बल्कि बॉल पॉइंट से इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आती जितनी पेन से अच्छी राइटिंग आती है। तो ये इसलिए मैं ये वाला पेन यूज करती हूँ। और इंक आप किस कंपनी की यूज करती थी? पेलिकन।
उसमें जो जी ठीक डार्क है। ब्लू कलर है, डार्क ब्लू कलर वो वाला। एक लाइट ब्लू होता है, डार्क ब्लू होता है, डार्क ब्लू। जी ठीक है। और किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना है? रीडिंग के दौरान आप पूछ रहे हैं कौन सी चीजें नोट कर, जो रीडिंग के दौरान आपने ना कुछ चीजें सिर्फ रीड करने के लिए आप रीड करते हो, लेकिन जो चीज स्पेसिफिकली रिलेटेड हो आपके, अगर सपोज आप कोई बुक रीड कर रहे हो, फॉरेन पॉलिसी बाय अब्दुल सत्तार, ठीक है, अगर आप वो बुक रीड कर रहे हो तो फिर आप ये देखो कि उसमें मेन मेन जो चीजें हैं, जैसे कश्मीर इशू है उसमें बताया जाता है, तो आप उस कश्मीर इशू को पढ़ते हुए आप ये देखो कि कितनी दफा जो है पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से अटैक किया गया, ठीक है, और उस पे जो यूएन की है रेजोल्यूशन वो कब आई, वो कौन सी रेजोल्यूशन आई, या पाकिस्तान पहले जो था, पाकिस्तान पहले किसकी तरफ इंक्लाइंड था, यूएस की तरफ इंक्लाइंड था या रशिया की तरफ था, इंडिया किसकी तरफ इंक्लाइंड था उस टाइम पर, क्या जो टाइम चल रहा था, जैसे कैपिटलिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट चल रहा था, ये आप सारी चीजें सीखते हो रीडिंग के दौरान अगर आप ऐसी बुक रीड करते हो। अब समझ आ गई आपको? जब आपने ऐसी चीजें सीखते हो फिर आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है अपने माइंड में, फिर आप उसको कोट भी कर सकते हो अपने पेपर में, ठीक है। आउटलाइन चैट जीपीटी से ले सकते हैं, आउटलाइन आपने पेपर में खुद बनानी है, इस तरह से सोच के चैट जीपीटी से ले लीजिएगा कि पेपर में आप खुद बना लें। हैंड राइटिंग मैटर करती है, नीट एंड क्लीन राइटिंग मैटर करती है। इम्पोर्टेंट एसेज जो हैं वो टॉपिक्स आपको साथ साथ सेशन में बताएंगे, जैसे मैंने आपको कुछ टॉपिक्स के नाम भी बता दिए हैं, लेकिन साथ साथ मज़ीद जैसे क्लाइमेट चेंज भी एक अच्छा टॉपिक है। इस तरह से जो आपके टॉपिक्स हैं साथ साथ आपको बताएंगे, आपका हाफ जो टाइम होगा ना सेशन के दौरान वो आपका एक टॉपिक को कवर करने में ही लगेगा, और बाकी हाफ में हम ऐसे लिखना सीखेंगे। आप लेड पेंसिल नहीं यूज कर सकते, आपको पेन या बॉल पॉइंट जिससे भी आपकी स्पीड अच्छी आ रही है आप वो यूज कर लो। आपको फरमान आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए। आप जो जो होगा ना, जैसे अगर आप ऐसे का सेशन ले रहे हो तो आप थीसिस स्टेटमेंट है, तो आप थीसिस स्टेटमेंट लिख के प्रैक्टिस करो, आप आउटलाइंस हैं आप लिख के प्रैक्टिस करो, टाइमर लगा के करो। मैं भी जब आप लिखती थी ना तो मैं टाइमर लगा के प्रैक्टिस करती थी कि मैंने 30 मिनट्स के अंदर ब्रेनस्टॉर्म करके थीसिस स्टेटमेंट बना के आउटलाइन लिखनी है, मजीद 15 मिनट का मैंने टाइमर लगा के कि मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है। आपको बहुत डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। जो सक्सेस होती है ना वो ऐसे ही नहीं मिलती, आपको अपने फियर्स और जो फेलियर्स हैं उनको ओवरकम करना पड़ता है। लेकिन सक्सेस इज सच अ ब्यूटिफुल थिंग। मैं कहती होती हूँ यू ओनली नीड टू गेट इट राइट वंस। अगर आप 99 टाइम्स फेल भी हो रहे हो ना, अगर आप एक दफ़ा निकल गए हो ना तो इसका मतलब आप सक्सेसफुल हो। तो इसमें रेशो 99/1 है, तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये, इसलिए आप प्रैक्टिस करो। ऐसे का सेशन कल से स्टार्ट होगा। आप जब भी आप मुझे, कुछ बच्चे बहुत से कंसर्न लगे हैं, जो बच्चे कंसर्न होते हैं वो अच्छी बात होती है, जो बच्चे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं कंसर्न होते हैं इसका मतलब वो कुछ सीखना चाह रहे हैं। तो आपने इस तरह करना है, जो भी थीसिस स्टेटमेंट आपको बनाई जाएगी, बाकी टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे घर के लिए होमवर्क के लिए, आपने वो होमवर्क कंप्लीट करना है। आपने इस तरह रखना है कि मैं 15 मिनट का टाइमर लगा के पूरी सिंसियरली मैं उसकी एक थीसिस स्टेटमेंट क्या बना पा रहा हूँ। 3 प्रैक्टिस करो, 4 प्रैक्टिस करो, आप 1 या 2 दिन के बाद आप फील करो कि आप 15 मिनट पे बनाने लग गए हो, ठीक है। 3 या 4 दिन की कंसिस्टेंसी पहले जरूरी होती है, बाद में आपको फिर चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। इस तरह से आपने करना है, टाइमर लगा लगा के आपने चीजों को करना है, आपकी राइटिंग खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब आप इस तरह करते हो ना, एक दफा आप लिखते हो स्लो लिखते हो, और आप जब नेक्स्ट टाइम 3-4 घंटे बाद ट्राई करते हो ना, आपकी स्पीड खुद ब खुद इंक्रीज हुई होती है।
जी, आपको एस्से का सबसे पहले आपको कल स्ट्रक्चर ही सिखाऊंगी। आपको एस्से का स्ट्रक्चर ही बताया जाएगा सबसे पहले। ग्राम टेंस बताए जाएंगे कल, और आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा। और आपको 10 15 से 20 टॉपिक्स मैंने वैसे निकाले हुए हैं साइड पे। उन 15 से 20 टॉपिक्स का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। आप सब बनाएंगे और आप सब सीखेंगे एक दूसरे से। और फिर मैं बताऊंगी कि किसका सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है ऐसे का। और उससे फिर हम भी सीखेंगे। आउटलाइन माइंड में नहीं बनानी होती। आप जब पेपर होता है ना आपके पास उसमें शीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। आपने सबसे लास्ट में ना उसको लेड पेंसिल से बना लें, और आप उसके बाद उसको ऊपर रफ वर्क लिखते हैं या आप उसको काट दें। यासिर, अब आपने आउटलाइन बनाई है, ये काफी ठीक आउटलाइन है, बेहतर आउटलाइन है पहले से। अब जैसे अब आपको बताया गया, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि इसको किस तरह से लिखना है। इस तरह ही आप मजीद आप जब करेंगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की। जो ये आउटलाइंस होती है ना जिसमें आप ये चीजें लिखते हो, ग्लोबल इनिशिएटिव्स एंड आउटकम ऑफ एफर्ट्स, करंट ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स, ये ऐसे में नहीं मांगा हुआ उसने। उसने पूछा हुआ है ग्लोबल ग्लोबल चैलेंज। आपने डायरेक्ट उसी यही चीज लिखनी है। क्लाइमेट चेंज का फिनोमिना का थोड़ा बहुत बता दो, या आप इस तरह से लिख दो अनवेलिंग द टर्म क्लाइमेट चेंज, बस एक। उसके बाद आपने मेन चीज पर आना है अपनी। चैलेंजेस पूछे हैं आपने, चैलेंजेस पर ही आना है। आप आधा तो टाइम फिर आप यही लिखने पे लगा दोगे ग्लोबल इनिशिएटिव्स, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। आपने ये नहीं लिखना पेपर में। आपकी अगर डिग्री कंप्लीट नहीं हो तो आप पेपर में कैसे आप अपेयर अपेयर तो आप अभी हो ही नहीं सकते SDO वाले पेपर में। 1500 वर्ड्स की कितनी शीट्स बनती हैं, आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है। आपकी राइटिंग बड़ी है या छोटी है। आप जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपने यही चीज़ देखनी है। अगर आप एक शीट लिख रहे हो ना, तो आप एक शीट में आप कितने वर्ड्स लिख रहे हो ये आपने देखना है। उसके हिसाब से आपने पेपर में खुद डिसाइड करके जाना है कि मैंने कितने पेजेस कैसे लिखना है। इसलिए कह रही हूँ कि 3 या 4 ऐसे आप फुल लेंथ लिख के जाओ पेपर में। मोहम्मद उस्मान, आपका हैंड रेज है, आप बता दें, आप चैट पे बता दें आप क्या पूछ रहे हैं। देखें, इस चीज को ना आप अपने पल्ले बांध लें कि एक ना वर्ड्स लिमिट है। कि अगर आप PPSC का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं या असिस्टेंट लेक्चर कमिश्नर का ऐसे का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 1500 से 1600 वर्ड्स की एक लिमिट है। उतना आपने ऐसे लिखना है। ये लिमिट उन्होंने बता दी। PMS है, उसमें 1500 वर्ड्स की लिमिट है। ठीक है, वो बता तो रहे हैं लेंथ। एग्जामिनर जो है वो खुद बता रहा है लेंथ, कि कितने वर्ड्स की लिमिट है। आपने उतना लिखना है। ठीक है, ये आइडियल लेंथ है। फिर जो CSS है, उसके अंदर वो बताते हैं जी 2500 से 3000 वर्ड्स। लेकिन ये भी टॉपिक टू टॉपिक वेरी कर, जो है ना, ये वेरी करता है। ठीक है, ये टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। अब इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे एसेज होते हैं, जिस तरह लिटरेरी एसेज होते हैं, वो आप 2500 वर्ड्स का नहीं लिख सकते। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने CSS 2019 18 19 क्लियर किया लिटरेरी एसेस की वजह से, और उनके वर्ड्स जो थे वो 1200 थे। 1100, 1200, 1300।
अगर टॉपिक आपने कोई करंट अफेयर्स वाला पकड़ना है, कोई आसान पकड़ना है, फिर तो एग्जामिनर 1200-1300 वर्ड्स पे फेल ही करेगा। ठीक है। अगर आप कोई लिटरेरी टॉपिक पिक कर रहे हो, लिटरेरी टॉपिक तो आधा आप तभी पास कर लेते हो जब उसकी आउटलाइन अच्छी बन जाए। आपने आउटलाइन अच्छी बनाई है, इंट्रोडक्शन आपका ठीक है, तो 50% आपके पास होने के चांसेस बन गए, यानी उसको पता चल गया कि ये बच्चे की डायरेक्शन जो है ठीक है, ये समझ गया। ठीक है। तो सीएसएस के अंदर जो आपको 10 टॉपिक्स दिए गए होते हैं वो एक कैटेगरी के नहीं होते। कोई लिटरेरी होगा, कोई सोशल इश्यूज का होगा, कोई करंट अफेयर्स में से आया होगा, कोई टेक का होगा। तो वो डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। हर टॉपिक की अलग अलग डिमांड होती है। ठीक है। हर टॉपिक की अपनी अपनी एक डिमांड होती है। आई होप के यास्मीन, यास्मीन अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइडियल लेंथ जो होती है ना, ये फिक्स एग्जामिनर ने तो अपनी तरफ से की हुई है। ठीक है। एग्जामिनर ने तो आपको आपने पीपीएससी का पेपर देना है ना, एसडीओ पीरा का पेपर देना है। उसमें 1500-1600 वर्ड्स लिखने हैं आपने, और वो लिखे जाते हैं 2 घंटे के टाइम में। इंसान इजीली लिख सकता है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है। क्या आपने जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने 20 से 25 मिनट तक जो है वो आउटलाइन बनानी है। और जब आपकी एक दफ़ा आउटलाइन बन जाए तो आप 1500-1600 वर्ड्स इजीली लिख सकते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है। 1 घंटा और 10 मिनट यानी 70 मिनट के अंदर आप 1500 वर्ड्स लिख लेते हैं, लिखे जाते हैं। ठीक है। देखो ये जो सेशन है ना, मेरी बात सुनो, ये जो इंग्लिश ऐसे का सेशन है, ये सेशन ना सिर्फ सीएसएस इंग्लिश ऐसे के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है, बल्कि पीएमएस के लिए भी यही सेशन है। और आप कोई भी ऐसे का पेपर दो, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का दो, आप पीएमएस का ऐसे पेपर दो, आप एसडीओ का दो, इंग्लिश ऐसे ने इंग्लिश ऐसी रहना है। हाँ, कहीं पे आपने 1500 वर्ड्स का लिखना है, कहीं पे आपने 2500 वर्ड्स का लिखना है। वो आपके फिर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। आउटलाइन के अंदर जो आपके पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे एक पैराग्राफ है। ठीक है। तो वो जो नंबर ऑफ पैराग्राफ्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे, उसको आपने उतना कम कर लेना है। बाकी चीज़ें वही रहती हैं, चीज़ वही रहनी है। ऐसे का स्ट्रक्चर भी वही रहना है। ये नहीं कि सीएसएस के अंदर इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, पीएमएस के अंदर इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, एसडीओ पीरा के पेपर में इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर बदल जाएगा, या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का जो पेपर है ऐसे का, उसमें स्ट्रक्चर सेम रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ लेंथ छोटी बड़ी है। ठीक है। सिर्फ वर्ड्स की जो डिमांड है वो डिफरेंट है, बाकी चीज़ सेम है। ठीक है। देखो इंग्लिश ऐसे के लिए वोकैबलरी इतनी अच्छी भी नहीं चाहिए। नॉर्मल वोकैब चल जाती है, लोग पास करते हैं। ठीक है। इतनी भी अच्छी वोकैब नहीं चाहिए कि एग्जामिनर को खुद ही ना पता चल रहा हो। ठीक है, कि ये बच्चे ने क्या लिख दिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना मिथ्स हैं। ये हवाई बातें होती हैं कि जी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वोकैब चाहिए। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। ठीक है। मैं 2013 से मैं सुनता आ रहा हूँ कि जी बहुत हाई क्लास वो कैब चाहिए होती है, और इसी की वजह से 50% बच्चे जो है ना वो दिल छोड़ जाते हैं, वो निराश हो जाते हैं जी कि हमारी तो वो कैब इतनी अच्छी नहीं है। किसी की इतनी अच्छी वो कैब नहीं होती। हर बंदे ने कोई 10-15 वर्ड ही सीखे होते हैं, और वो उन्हीं से वो शो मार रहा होता है। ऐसे के लिए आपको सिंपल वो कैब काफ़ी है। ठीक है। ये नहीं कि आप कोई एंशंट वर्ड्स इंग्लिश के ढूंढ लाएं और वो एग्जामिनर को भी ना समझ में आ रहे हों इसने लिखा क्या। जब आप पढ़ते हो ना, जब आप रीडिंग करोगे, आप चीज़ों को पढ़ोगे, मटेरियल पढ़ोगे, अखबार आप डेली पढ़ें, आपकी वो कैब खुद ही इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है। न्यूज़पेपर जो है वो आप पढ़ें डेली। देखो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें, तो जो भी आपको नया लफ्ज़ नज़र आए कि ये वर्ड न्यू है, ये मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, उसको आप अपना वो कैब का एक रजिस्टर बनाओ, और वो कैब के रजिस्टर पे उस लफ्ज़ को लिखो, उसका वो वर्ड लिखो, उसका सिनोनिम्स उसके लिखो, उसके एंटोनिम्स लिखो, उसका उर्दू मतलब लिखो, वो आपको आ जाएगा। मैं आपको एक सैंपल दे देता हूँ। ठीक है। मैं एक सैंपल जो है ना आपको भेजता हूँ अभी, कि वो कैब किस तरह करनी है।
ठीक है, मैं वीडियो में अपनी वोकैब की शेयर करता हूँ आपके साथ। उसको देखोगे वर्ड्स को किस तरह लिखना है। तो डेली बेसिस पे जब आप वर्ड्स को पढ़ोगे ना, वर्ड्स को लिखोगे, अपने हाथ से गुजारो, अपने हाथ से, अपने हाथ से उसके सिनोनिम लिखो, अपने हाथ से उसके एंटोनिम लिखो, अपने हाथ से उसका उर्दू तर्जमा लिखो, उर्दू मतलब लिखो। वो लफ्ज आपके दिमाग में पक्का बैठ जाएगा। ठीक है। ये प्रैक्टिस हम स्कूल में किया करते थे। हम जब 6 क्लास में थे तो तब हम ये वोकैब की प्रैक्टिस किया करते थे, और तब जो मैंने वर्ड्स किए थे ना, वो अभी तक मुझे याद हैं। वो अभी तक वो वर्ड्स मुझे आते हैं। क्यों याद हैं? मेरे हाथ से गुजरे थे। जो चीज़ आपके हाथ से गुजरती है ना, वो आपको हमेशा याद रहती है। ठीक है। देखें यास्मीन, ऐसे कि आप टेंशन ना लें, आप परेशान ना हो। ठीक है। आपका सेशन कल से स्टार्ट हो रहा है। और जिन स्टूडेंट्स ने बैच ज्वाइन करना है, यानी जिन्होंने पहले एसडीओ का या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का बैच ज्वाइन नहीं था किया, उन्होंने अब ये ऐसे ही क्लासेस लेनी है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट करके तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मिनिमल फ़ी रखी है हमने। ठीक है, आप बाकी मार्केट में प्राइस देख लें। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इतनी कम फीस रखी है हमने, ताकि हर बंदा जो है वो अफोर्ड कर सके। ठीक है, आपकी अफोर्डेबिलिटी की को देखते हुए कि आप लोग अफोर्ड कर सकें, इसलिए जो है वो फी जो है, जिन लोगों ने पहले बैच नहीं ज्वाइन किया हुआ एसडीओ का या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का, और वो अब बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस 5,000 है। ठीक है, 5,000 जो है ये फ़ी है। इसके अंदर वैल्यूएशन भी है आपकी डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है, जो भी आपको काम दिया जाएगा साथ साथ जो है वो उसकी आपको होमवर्क भी मिलेगा। ठीक है, लेक्चर होगा, आपको होमवर्क भी मिलेगा, वैल्यूएशन भी होगी। तो 5,000 जो है इसकी फ़ी है। और जो हमारा अगला बैच है इंग्लिश ऐसे का, वो भी हम बाद में करेंगे स्टार्ट, लेकिन अभी जो बैच कर रहे हैं ना, आप उसको ज्वाइन करें। जो अभी कर रहे हैं आप उसको ज्वाइन करें, अगले का भी ना सोचें। ओके। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी आयशा, आपने कोई कमेंट करना हो तो। नहीं सर, ठीक है। बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे के बारे में थोड़े से बच्चे परेशान हैं। मुझे लगता है नॉर्मल चीज़ है, हम भी उस टाइम पे सबसे ज़्यादा ऐसे के बारे में ही परेशान होते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक दो क्लासेस ले लोगे ना, आपको आइडिया होने लग जाएगा कि आपको आने लग गया है। एक टॉपिक को जब आपको पढ़ाया जाएगा, उसकी उसके जो जार्गन्स होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वोकैबलरी नहीं इम्पोर्टेंट होती। वोकैबलरी सबकी एक जैसी होती है। अब जिनका क्लियर हुआ है ना सीएसएस, आप उनकी वोकैबलरी जाके देख लें, इसी तरह होती है। बहुत ही ठंडी किस्म की वोकैबलरी होती है, उसी से उन्होंने पास किया होता है। वो जो सर कह रहे हैं ना 10 12 15 वर्ड्स याद किए होते हैं, ऐसे ही होता है। 10 15 वर्ड्स याद किए होते हैं और 5 6 फ्रेजेस याद किए होते हैं, वो हर जगह वही बोलते हैं। तो यही होता है। बाकी आपने उसके जो मेजर मेजर वर्ड्स हैं ना, एक ऐसे के टॉपिक के लिए क्या क्या मेजर वर्ड्स चाहिए होंगे, वो आपको ड्यूरिंग जब मैं पढ़ा रही होंगी, वो आपको साथ साथ ही आपको पता चल जाएंगे। बाकी आपको जो साथ साथ काम दिया जाए, जैसे थीसिस स्टेटमेंट, आपको अगर मैं 3 4 टॉपिक्स की बना के दिखा रही हूँ और हम ड्यूरिंग सेशन 2 3 टॉपिक्स की बना रहे हैं, तो आपको 2 3 टॉपिक्स घर के लिए भी दिए जाएंगे, जो कि उसी के इर्द गिर्द ही घूमते होंगे। उसकी एक डिफरेंट डोमेन होगी बस। आपने उसको खुद सोच के कि उसकी एक डिफरेंट डोमेन अगर आ जाती है एक ही टॉपिक की, तो आप उसको किस तरह से रिलेट करते हो दूसरे के साथ, और आप एक दोबारा से थीसिस स्टेटमेंट स्ट्रक्चर करते हो, वो आपने 2 3 बना के आपने व्हाट्सएप पे सेंड कर देने, आपको एवेल्युएट होके वो मिल जाएंगे, और साथ में आपको फीडबैक भी मिल जाएगा वॉइस मैसेज के साथ। सर इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। आप देख लें अब आपने। जी ठीक है। ओके जी, मैंने एक लिंक भेजा है। ये वो कैब का मैंने एक लिंक भेजा है। आप इस वीडियो को देखें और आइडिया लें कि आप वर्ड्स को किस तरह कर सकते हैं। ठीक है। और मेरे पास टाइम नहीं था है, इसलिए मैं ये कंटिन्यू नहीं कर सका। ये आगे मैं कंटिन्यू करूँगा, 2027 में करूँगा मैं कंटिन्यू।
ठीक है, अभी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो इसलिए जो है ना, ये आप देखो जरा, आइडिया लो। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है, ऐसे से हटकर प्रिपरेशन के दौरान एक टाइम में एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना। देखो ये फरमान, ये जो सवाल है ना कि एक टाइम पे कितने सब्जेक्ट्स को करना चाहिए, कितने को नहीं करना चाहिए, ये पर्सनल होता है आपका। ठीक है, मैं आपको एक मेन चीज़ बताता चलूँ, जो यूनिवर्सल रूल है वो यही है। जी आयशा, आपने क्या कहना, आप पहले कह दो। सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्टार्ट लेते हो, आप इंग्लिश से स्टार्ट लेते हो, फिर आप पाकिस्तान अफेयर्स पर आते हो। अब जब ये आपके पाकिस्तान अफेयर्स जब एक दफ़ा तैयार होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो फिर आप इस तरह करते हो कि आप एक कंपलसरी पकड़ लेते हो और आप एक ऑप्शनल पकड़ लेते हो। या अगर आपको एक कंपलसरी और एक ऑप्शनल ज़्यादा लगता है, तो आप एक अगर पकड़ रहे हो तो साथ में फिर आप इंग्लिश रोज़ करो। ये है। बाकी ये है कि कोशिश करो एक कंपलसरी और एक एक ऑप्शनल पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता करके सिलेबस कंप्लीट कर लो एक दफ़ा। मैंने तो इस तरह किया था। अच्छा जी, मैं अब आप लोगों के साथ एक प्लान जो है वो शेयर करता हूँ। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने अभी सीएसएस की अटेम्प्ट देनी है नहीं देनी, किस किस ने अभी देनी है 2026 वाली, 2026 वाली। ओके, मतलब अभी तक किसी ने नहीं देनी। ओके जी। जी ठीक है, एक ने देनी है। ओके, दो लोगों ने देनी है। जिस अब, अच्छा, आमीना आप तो नहीं दे सकती क्योंकि आपने तो सीएसएस एमपीटी नहीं दिया, तो आप तो नहीं दे सकती अभी। ओके, आप 2027 वाला दोगी। अच्छा, जिन्होंने 26 की अटेम्प्ट देनी है उनके लिए भी मैं एक रोड मैप बताता चलूं, जिन्होंने 27 की अटेम्प्ट देनी है उनके लिए भी एक रोड मैप बताता चलूं। देखो, जिसने 26 की अटेम्प्ट देनी है ना, अभी आपके पास डेट आई हुई है ना, फरवरी की किस डेट से पेपर है, फरवरी की किस डेट से पेपर है? सर आई गेस 3 से हैं। 3 फेब से है। तो अभी कितने दिन आप लोगों के पास हैं? आज 10 हो गई है, 20 दिन नवंबर के, 31 दिन दिसंबर के, 51, 31 दिन जनवरी के, 82, 82 डेज हैं आपके पास, डेट आर लेस देन 100 डेज। अब 82 डेज में आपने क्या करना है? 82 डेज, अगर आपने सी एस एस 2026 की अटेम्प्ट देनी है, ये 82 डेज को अगर आप अच्छी तरह यूटिलाइज कर लो, यानी आप कल से इन 82 डेज को अच्छी तरह यूटिलाइज कर लो, बल्कि 80 डेज को ही कर लो। चलो 2 दिन मैं दे देता हूँ सेट होने के लिए, कि परसों से भी अगर आप कर लो, कि कल कर परसों का दिन जो है वो आप अपने आप को सेट कर लो, उससे अगला दिन भी कर लो। 80 डेज में आप सी एस एस 2026 क्रैक कर सकते हो। कैसे? देखो, आप लोगों ने कम से कम एक दफा सिलेबस तो पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर भी खैर है। ठीक है, अब आप लोग ज्वाइन करो टेस्ट सीरीज, टेस्ट दो, और कोशिश करो कि वो टेस्ट, मतलब अगर तो आपने सिलेबस एक दफ़ा ख़त्म किया हुआ है, अगर तो सिलेबस ख़त्म किया हुआ है, तो फिर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहाँ पे एक दिन में 2 पेपर हैं, ताकि सुबह 9 से 12 पेपर दो, 2 से 5 पेपर दो, आपका स्टेमिना बने। देखो, सी एस एस जो होता है ना, या पी एम एस जो होता है, वो पढ़ाई का नाम नहीं है, वो स्टेमिना का नाम है। वो जो 6 दिन में आपने 12 पेपर देने हैं, वो आप तभी दे पाते हो जब आपका स्टेमिना बनाओ। अब जो खिलाड़ी मैच खेल रहे होते हैं, आपने अक्सर सुना होगा जी, फिटनेस नहीं थी उसकी, जी वो सो रहा था, उसे जो था ना ऊंग आ रही थी। वो मैच खेलने से पहले हफ्ता हफ्ता, 2 2 हफ्ते जो है वो, बल्कि उससे भी पहले वो जिम जा रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? ताकि जब वो मैच में जाएं तो उनकी बॉडी जो है यूज टू ही हो। सी एस एस भी नाम फिटनेस का है। अभी आपको ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन जितनी आपकी फिटनेस सी एस एस और पी एम एस में चेक होती है, इतनी कहीं पे भी नहीं होती।
अल्लाह के बंदो, 6 दिन में आपने 12 पेपर देने हैं। 6 दिन में आपकी नींद हराम हुई होती है। 6 दिन वो ऐसे होते हैं कि जब आपने 3 घंटे मुसलसल चेयर पे बैठना है, और चेयर भी पता नहीं किस तरह की मिलेगी। वो किस्मत है कि आपकी किस्मत में कैसा सेंटर आता है। ठीक है। और ठीक है। और सुबह 9 से 12 पेपर और 2 से 5 पेपर। तीसरे दिन आपकी उंगलियों की बस हुई होती है। ठीक है। आपकी बॉडी फिटनेस कब कब आएगी? जब आप टेस्ट सीरीज दोगे, जब आप प्रैक्टिस करो। अगर तो सिलेबस कवर है तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहां पे एक दिन में 2 पेपर हैं। ठीक है। एक दिन में 2 पेपर हैं। अगर सिलेबस कवर नहीं है, अगर पहली दफा सिलेबस कवर करना है और अटेम्प्ट भी देनी है, अभी भी हो सकता है। ये नहीं कि अभी भी नहीं हो सकता, अभी भी हो सकता है। तो फिर वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। नवंबर दिसंबर, 2 महीने, नवंबर दिसंबर, ये 2 महीने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहां पे एक दिन में एक पेपर हो, और आपका एक दफा सिलेबस सारे का सारा कवर हो जाए। ठीक है। 92% बच्चे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं। तो कम से कम एट लीस्ट कंपलसरी सब्जेक्ट्स की सीरीज दो, और साथ साथ ऑप्शनल भी करते जाओ। ठीक है। ऑप्शनल्स की भी सीरीज देनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं दे पा रहे तो भी कम से कम कंपलसरी की तो दो। ठीक है, एटलीस्ट किसी एक चीज की तो दो। और जनवरी में आपने लाजमी कम से कम 2 दफा फुल मॉक्स देने हैं। ठीक है। अगर 2 दफा नहीं दे सकते, कम से कम एक दफा लाजमी देने हैं। मॉक एग्जाम्स में आपकी एक दफा रिहर्सल हो जाएगी कि 6 दिन 12 पेपर। 6 दिन 12 पेपर। ठीक है, ये आपकी रिहर्सल हो जाएगी। देखो, 100 बच्चे ने सीएसएस में अप्लाई करना है। 100 लोगों ने सीएसएस में अप्लाई करना है। 100 में से पहला पेपर देंगे तकरीबन कोई 60 से 70 लोग। जो पहला पेपर होगा ना इंग्लिश ऐसे का, वो 60 to 70% लोग देने आएंगे। 30% लोग तो पहला पेपर भी नहीं देते, वो सिर्फ अप्लाई करते हैं। पहला पेपर देने के बाद जो दूसरा पेपर होगा, ठीक है, पहले पेपर के बाद पहला पेपर दिया 60 से 70% लोगों ने। दूसरा पेपर देंगे 50 से 60% लोग। पहला पेपर देने के बाद ही लोग उठ जाने लग जाते हैं घरों को। तीसरा पेपर देंगे 40 से 50% लोग। चौथा पेपर देंगे 35 से 40% लोग। 2 दिन के बाद फिर एकदम ड्रॉप आ जाता है, बहुत ज्यादा। ठीक है। क्योंकि 2 दिन के बाद बस हुई होती है, नहीं किया। और ये जो 40-45% है ना, ये ओवरऑल एप्लीकेंट्स का है। जो 50,000 बंदे ने अप्लाई करना है ना, ये 50,000 का बता रहा हूँ मैं। कि 50,000 ने अगर अप्लाई किया था तो पहला पेपर जो है वो तकरीबन 35,000 लोग देंगे। दूसरा पेपर तकरीबन 30,000 लोग देंगे। ठीक है। मतलब इस तरह हजारों के ज्यादा कम। एट द एंड जो 12वां पेपर होगा ना, तब तक रहते रहते कैंडिडेट्स बच जाते हैं 8,000, 7-8 हजार। कंपटीशन होती 7-8 हजार का। पहले कंपटीशन जो होता है ना, वो 7-8 हजार का होता है। वो 7-8 हजार में से 500-600 पास होता है। क्योंकि 12 के 12 पेपर सारे देते ही नहीं है, उनकी बस हुई होती है। जब आप पेपर देने जाओगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका सेंटर खाली होने लग जाएगा। ठीक है। और जिसने एक पेपर छोड़ दिया उसको तो वैसे ही सिटिंग से वो निकाल देते हैं। एक पेपर छोड़ दिया ना, तो अगला पेपर नहीं आप दे सकते। अगर आप एक पेपर में एब्सेंट हो जाते हो, तो वो आपको अगले पेपर में नहीं अलाउ करते बैठना। बैठना नहीं देते बैठना। अटेंडेंस होती है तो वो कहते हैं नहीं, आप नहीं बैठ सकते। ठीक है। तो वो सिटिंग जो है ना, वो आपकी कम होती जाती है। ठीक है। इंग्लिश ऐसे की तैयारी कहाँ से करेंगे? सेशन हम कल से स्टार्ट कर तो रहे हैं। ठीक है। आज जो 9 बजे से हम खप रहे हैं, क्यों खप रहे हैं? इंग्लिश ऐसे के लिए तो कर रहे हैं बात। ठीक है। ये अब ये ना कहें कि इंग्लिश ऐसे की तैयारी कहाँ से करें, हम करवा तो रहे हैं। ठीक है। वो सारी बात कर तो रहे हैं। अच्छा,
तो आपने जिन्होंने 26 की अटेम्प्ट देनी है वो तो अभी करें टेस्ट सीरीज ज्वाइन, और टेस्ट सीरीज से ही आपका सिलेबस कवर होगा। अगर आप कहें कि जी मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, मैं सेल्फ स्टडी करूंगी और फिर मेरा 26 का सिलेबस कवर होगा और मैं फिर पेपर में बैठूंगी, ये एक झूठ है। ये अपने आप के साथ झूठ है। ठीक है, आपने अपने आप के साथ झूठ बोलना है। सिलेबस कवर है या नहीं कवर, टेस्ट देने बैठ जाओ। सिलेबस कवर है तो दो टेस्ट दो पर डे, सिलेबस कवर नहीं है तो एक टेस्ट दो। ठीक है। अच्छा, जिन्होंने अब सी एस एस 2027 की अटेम्प्ट देनी है वो क्या करें? जिन्होंने सी एस एस 2027 की अटेम्प्ट देनी है, बल्कि जो पहली चीज है वो है इंग्लिश, जिन्होंने 26 की भी अटेम्प्ट देनी है उनके लिए भी सुन लो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो 18 दिन रखो अपनी अंग्रेजी के लिए। अभी डेली बेसिस पे इंग्लिश की ग्रामर का एक टॉपिक करो। यानी मैं अगर सी एस एस 2026 के पेपर दे रहा हूँ, मेरी इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है, तो कल बैठ जाना मैंने जी नाउन लेके। मैंने 1 घंटा रख लेना है कि मैंने नाउन करना है। यानी 24 घंटों में से मैंने 1 घंटा मैंने रख लेना है कि मैं करने लगा हूँ नाउन, वन और फॉर नाउन। परसों मैं करूंगा प्रोनाउन, फिर मैं करूंगा वर्ब, फिर मैं करूंगा एडजेक्टिव, एडवर्ब। मैंने एक दिन मैंने 1 घंटा रख लिया, और मैंने फिर वो 1 घंटा इस तरह यूटिलाइज करना है। ठीक है, 1 घंटा मैंने इस तरह यूटिलाइज करना है कि वो नाउन मेरे मुझे आ जाए। यानी जो मेरी खामी है, जो मेरी कमी पेशी है, वो मेरी दूर हो जाए। ठीक है। इस तरह मैंने 18 दिनों के अंदर 18 जो वो बेसिक पार्ट्स हैं वो मैंने कर लेने हैं। ठीक है, समझ आई बात की? ओके। जब आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी तो आपकी एसए के पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपके एसए के पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपकी इंग्लिश ही ठीक ना हुई तो देखो, इंग्लिश ऐसे जो पेपर है वो अंग्रेजी का पेपर है। उसने सबसे पहली चीज ही आपकी इंग्लिश चेक करनी है। अगर आपको अंग्रेजी के पेपर में अंग्रेजी ही ना आई तो फायदा। उसने को वो करंट अफेयर्स का पेपर थोड़ी है कि उसने देखना है कि अच्छा ये इसने जो है वो पाक सऊदी डील के जो फैक्ट्स लिखे हैं ये ठीक लिखे हैं, ये फैक्ट्स ठीक हैं। अल्लाह के बंदो, उसने आपको वो उन फैक्ट्स के ऊपर तो डील ही नहीं करना। उसने आपकी अंग्रेजी चेक करनी है। वो इंग्लिश का टीचर है, वो करंट अफेयर्स का टीचर नहीं है। ना ही वो सोशल वर्क का टीचर है, ना वो सोशियोलॉजी का टीचर है। वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का टीचर है। अगर वो इंग्लिश के टीचर को आपने गलत इंग्लिश दिखाई तो उसने आपको फेल करना है, उसके ऊपर लाजिम है कि उसने फेल करनी है। तो कम से कम इंग्लिश के टीचर को आपने ठीक इंग्लिश दिखानी है। अगर इंग्लिश के टीचर को आपने ठीक इंग्लिश ना दिखाई, बेशक आप जितने मर्जी अच्छे फैक्ट्स लिख लो, बेशक जो मर्जी अंदर डाल लो, उसने आपको पास नहीं करना। क्योंकि मेन सब्जेक्ट ही इंग्लिश था। वो इंग्लिश ऐसे का पेपर रखा ही आपकी इंग्लिश चेक करने के लिए गया है। वो आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज देखने के लिए नहीं रखा गया कि बच्चे को करंट अफेयर्स कितने आते हैं, बच्चे को ये टॉपिक कितना आता है। वो इसलिए रखा गया है कि बच्चा लिखता किस तरह का है, उसकी इंग्लिश राइटिंग किस तरह की है। ठीक है, कोहर्जन है या नहीं है, स्टांस क्लियर हो रहा है या नहीं क्लियर हो रहा, बात वाजे कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, उसकी समझ भी आ रही है नहीं आ रही। ठीक है, ये तो नहीं कि स्टार्ट कहीं और से हुआ, एंड कहीं और कर रहा है। ठीक है, बात यानी एक पैराग्राफ जो है, यानी जा मशरिक की तरफ रहे थे साथ ही मगरिब की तरफ हो गए, बात भी क्लियर नहीं की, ना इधर के ना उधर के। तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। वो कैब किसी ने नहीं देखनी, क्लैरिटी देखनी है, कोहर्जन देखनी है कि ए से लेके जी तक जो जिस तरह इसने लिखा है उसमें कोई सीक्वेंस भी बन रहा है नहीं बन रहा। ये तो नहीं ए के बाद एफ पे ऊपर चला गया है, एफ के बाद बी के ऊपर आ गया है। तो ये आपके आउटलाइन के अंदर जो है ना वो एक सीक्वेंस बनता है। वो जब आप लोग आउटलाइन करेंगे तो मैम आपको बताएंगी आउटलाइन का। तो इंग्लिश के ऊपर काम करना है। ये डेली बेसिस पे 1 घंटा इंग्लिश के लिए रखो। और जिन्होंने और साथ साथ 2027 वालों ने क्या करना है, डेली बेसिस पे इंग्लिश करो, और डेली बेसिस पे जो है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट पकड़ लो और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पकड़ लो।
और सबसे आसान पकड़ो। जिस कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले उसको पकड़ो। आसान। हमेशा इजी से टफ की तरफ जाते हैं। इंग्लिश डेली करनी है। 2027 वालों, इंग्लिश आपने डेली करनी है। लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी सब्जेक्ट से स्टार्ट ले लो। ठीक है। जनरल साइंस एबिलिटी सब्जेक्ट को लोग इग्नोर कर देते हैं, हालांकि आपने नंबर लेने हैं ताकि आपकी एलोकेशन हो। तो जनरल एसेसिबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ले सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आप 80+ उसमें मार्क्स ले सकते हो। तो आप उस सब्जेक्ट को अपनी फिंगर टिप्स पे ले आओ कि आप 100 में से 80 प्लस प्लस चले जाओ, ताकि आप बाकियों से आगे निकल जाओ। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी सब्जेक्ट को लोग घास ही नहीं डालते, इग्नोर कर देते हैं। हालांकि आपकी एलोकेशन में वो सब्जेक्ट ही तो मदद करता है कंपलसरी में। और कौन करता है? ठीक है, वही तो एक सब्जेक्ट है कंपलसरीज में जो आपको जमीन से आसमानों की तरफ ले जाता है। ठीक है, वो आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव कर देता है। बाकी ऐसे जो है उसने तो 40 मिल जाए तो वही नेमत है। ठीक है, ऐसे में तो हर बच्चा डिमांड यही कर रहा होता है, मेरे 40 आ जाएं या अल्लाह मेरे 40 आ जाएं। ठीक है। तो ऐसे के अंदर और प्रेसी के अंदर भी 40 की दुआएं होती हैं, वो तो ऊपर जितने आ जाएं प्रेसी में वो बोनस है। ठीक है, प्रेसी में 40 से ऊपर जितने आ जाएं वो बोनस है आपका। इंग्लिश ऐसे प्रेसी को आप 40 ही रखो टारगेट। हालांकि प्रेसी में आपके अच्छे आने चाहिए, क्योंकि वहां पे प्रेसी के अलावा 80 मार्क्स और चीजों के हैं। ठीक है। लेकिन इन दोनों पेपर्स को पास करना भी एक बहुत बड़ी, जो है ना, वो एक स्ट्रगल है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने ये दो पेपर पास किए हैं। बाकी जो पेपर्स हैं आपके, ठीक है, उसमें आपने मैक्सिमम नंबर लेने हैं। तो उस 4 पेपर्स में जो मैक्सिमम नंबर दे सकता है सब्जेक्ट, जिसमें अगर आप एफर्ट करो तो आपको फल ज्यादा मिल सकता है, वो जनरल एसेसिबिलिटी है। ठीक है, उसमें आपको फल मिलता है उसमें अगर आप मेहनत करो। तो 27 वालों ने क्या करना है कि अगर आपका साइंस का बैकग्राउंड है, जनरल एसेसिबिलिटी से स्टार्ट ले लो। आर्ट्स का बैकग्राउंड है तो आर्ट्स में डिपेंड करता है कि कौन सी आर्ट्स है। अगर आईआर पॉलिटिकल साइंस वगैरह है तो पाकिस्तान अफेयर्स से स्टार्ट ले लो, करंट अफेयर्स से स्टार्ट ले लो। अगर इंग्लिश उर्दू वगैरह ये कोई और सब्जेक्ट था तो इस्लामिया से स्टार्ट ले लो। या वैसे अगर पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट था और अभी भी है तो उससे स्टार्ट ले लो जी। आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस सब्जेक्ट से जो है वो स्टार्ट लेना चाहते हैं। ये मैं कोई कंपलसरी नहीं कर रहा, ये तो सिर्फ मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ। तो एक कंपलसरी पकड़ लो, एक ऑप्शनल पकड़ लो, साथ साथ करते जाओ। ठीक है। और टारगेट रखो, इतने डेज के अंदर मैंने ये कवर करना है। और नोट्स बनाने हैं, सिर्फ कवर नहीं करना, नोट्स बनाने हैं, ताकि जब भी आप वो नोट्स पकड़ो तो वो आपका साथ साथ रिवाइज होता जाए। ठीक है। देखो ये तो आपका, आपकी पर्सनल मर्जी है, मतलब पर्सनल है ना ये, कि आप एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। और कितने डेज में सब्जेक्ट, ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे जैसा बंदा जो है वो 15 दिन के अंदर कवर कर सकता है। जो मर्जी सब्जेक्ट दे दे, मैं 15 दिन में कवर कर लूंगा। लेकिन अगर कोई स्लो लर्नर है, उसे 20 दिन भी लग सकते हैं, उसे 25 दिन भी लग सकते हैं, उसे एक महीना भी लग सकता है। ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। तो जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो एक महीने के बाद आपकी पेस भी बनती चली जाती है। सबसे मुश्किल काम होता है स्टार्ट लेना। लोग 6 6 साल लगा देते हैं, स्टार्ट ही नहीं लेते। आई नो, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 6 साल लगा दिए और अब जाके स्टार्ट लेना है। ठीक है। तो लोग स्टार्ट ही नहीं लेते, लोग सोचते रहते हैं हमने सीएसएस करना है, सीएसएस करना है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते। तो मेन चीज होता है प्रैक्टिकली हिलना, हरकत करना, एक्शन लेना, एक्ट करना। तो प्रैक्टिकली आपको जब ना, जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते तब तक आप नहीं कर सकते। सोचने में तो सारी दुनिया चाहती है कि उनका सीएसएस हो जाए, लेकिन होता उसी के ही जो प्रैक्टिकली करता है। ठीक है। अकेडमीज अगर किसी ने ज्वाइन करनी है, अकेडमी ज्वाइन कर लो। ठीक है, अगर खुद पढ़ सकते हो तो खुद पढ़ लो, रिकमेंडेड बुक्स उन्होंने बताई हुई हैं। या इस तरह कर लो कि पहले एक दफ़ा खुद पढ़ लो और साथ ही जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, मार्च से ऑनवर्ड टेस्ट जो है वो सीरीज स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है। ये आपका पर्सनल होता है जी।
ये बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है। अकेडमी सारी ज्वाइन करते हैं। ये एक फजूल बात है, कोई बंदा कहे ना मैंने एकेडमी नहीं थी ज्वाइन की, हर बंदा ही एकेडमी ज्वाइन करता है। ठीक है। जिस तरह मेरी एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी वो सिलेक्शन हो गई, ठीक है, एक जॉब में। तो उसने कहा जी मैंने तो कोई एकेडमी ज्वाइन ही नहीं थी की, हालांकि उसने मेरे कोई 4 सेशन लिए थे। ठीक है, बाद में उसने कहा जी मैंने तो कोई एकेडमी ज्वाइन ही नहीं थी की। तो एकेडमी सारी ज्वाइन करते हैं। देखो, बेसिक गाइडेंस तो आपको लेनी पड़ती है। बेसिक गाइडेंस तो आपको लेनी पड़ती है। अगर बेसिक गाइडेंस आपको ना मिले तो आपको क्या पता चलेगा। अब बहुत सारे लोग थे आज, उनकी ओरिएंटेशन थी, उन्हें यह भी नहीं था पता कि ऐसे में आउटलाइन बनाते हैं या हेडिंग्स होती हैं या आउटलाइन बनाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि जिस तरह मैट्रिक इंटर में हम हेडिंग्स के साथ साथ पैराग्राफ लिखा करते उसी तरह इधर होगा। नहीं, इधर आपने एक ही दफ़ा आउटलाइन बना लेनी है, उसके बाद आपने कोई हेडिंग नहीं देनी होती। हर पैराग्राफ को वैसे ही लिखना होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन आपने बस लिखते चले जाना, लिखते चले जाना, कोई हेडिंग अंदर नहीं डालनी। ठीक है। तो ये जो बेसिक गाइडेंस होती है ना, ये आपको फिर किसी टीचर से ही पता चलती है। आप ना पूरे के पूरे एकेडमी ज्वाइन करो हर सब्जेक्ट की। और ईमान, आपने मेरा सेशन ज्वाइन किया है, तो इसके अंदर मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने इसके अंदर आपको बताया है पाकिस्तान स्टडीज का। ठीक है। इसके अंदर अभी मैंने करंट अफेयर्स के आपको टॉपिक्स करवाए। जो वन पेपर था, मैं तो वन पेपर ही आपको जो है वो सारे टॉपिक्स कवर करवा देता हूँ। वन पेपर के अंदर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का बताया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का बताया, ठीक है, जुडिशरी के रोल का बताया। इसके अलावा वो भी टॉपिक आपका कवर हो गया। इसके अलावा आपके जो छोटे मोटे और टॉपिक्स हैं वो भी सारे हो जाएंगे। फॉरेन पॉलिसी मैंने करवाया था। ठीक है, बेशक रिकॉर्डिंग आपको एक की मिली फॉरेन पॉलिसी की, लेकिन मैंने क्लास में बाकी भी करवाए थे। तो वो सिलेबस मैं आपके सामने ओपन करूंगा पाकिस्तान अफेयर्स करंट अफेयर्स का। उसमें देख लेंगे कि कौन से टॉपिक्स मैंने करवाए और कौन से नहीं करवाए, उनके ऊपर हम बात कर लेंगे कल परसों की क्लास में। तो परसों रात 8 बजे जो है वो, ठीक है, वो बात कर लेंगे हम कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो एकेडमी ज्वाइन करनी है, किसी ने एकेडमी ज्वाइन कर ले, किसी ने नहीं करनी नहीं। अगर किसी ने स्टार्ट भी लेना है तो ये इंग्लिश ऐसे से स्टार्ट ले लें आप, क्योंकि ऐसे की फिर आप बाद में प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश से आपका स्टार्ट होना चाहिए। इंग्लिश मस्ट है, इंग्लिश के बगैर गुजारा नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहे कि जी मैं इंग्लिश बाद में देख लूंगा, नहीं, इंग्लिश सबसे पहले है, क्योंकि सीएसएस के अंदर थ्रेश होल्ड लेवल इंग्लिश है। इंग्लिश पास होगी तो ही कुछ कुछ और होगा। और इस इंग्लिश के बाद जो दूसरा चेक पॉइंट है वो इस्लामियात है। ठीक है, जो इंग्लिश में बच जाता है और इस्लामियात पे फोकस ना करे वो इस्लामियात में फेल हो जाता है। तो 92% लोग जो हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं। ठीक है, जो 100 में से 92 लोग जो रह जाते हैं सीएसएस में, वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स की वजह से रहते हैं। और उसमें भी इंग्लिश ऐसे इंग्लिश ऐसे के बाद इंग्लिश प्रेसी, और प्रेसी के बाद जो सबसे टफ सब्जेक्ट है वो इस्लामियात है। ठीक है, इस्लामियात को इजी ना लें, इस्लामियात भी बहुत फेल करवाती है। इस्लामियात में, और इस्लामियात में क्यों बच्चे फेल होते हैं, वो इस्लामियात को इस्लामियात की तरह अटेम्प्ट ही नहीं करते। ठीक है, हर पेपर को अटेम्प्ट करने का एक तरीका है। इस्लामियात के अंदर अगर आप आयात का हवाला नहीं दोगे, अहादीस का हवाला नहीं दोगे, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हो कि इस्लामियात का टीचर बगैर आयात के रेफरेंस से, बगैर अहादीस के रेफरेंस से, या बगैर रेफरेंसेस से वो आपको पास कर दे। इस्लामियात का पेपर तभी इस्लामियात का पेपर लगेगा जब उसमें रेफरेंस होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, वो रेफरेंस करते ही नहीं है। तो बगैर रेफरेंस के तो आपको किसी ने पास ही नहीं करना। ठीक है। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, एसडीओ वाले या असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर वाले, उनके साथ मैं एक सेशन रखूंगा। उसके अंदर हम बात करेंगे सीएसएस के ऊपर ना, ये जो सिलेबस मैंने कवर करवाया और बाकी चीज़ों के ऊपर, वो हम परसों बात करेंगे, बुध वाले दिन। ठीक है, वो बुध वाले दिन हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। और किसी का कोई सवाल? और 2027 वालों, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। जो सीएस 2027 करना चाहता है अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। फिर जाके आप टॉप 50 में आओगे। अगर टॉप 50 में आना चाहते हो, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है। बाकी सीएसएस करना हर चीज नहीं है।
अगर किसी कोई बच्चा जो है ना वो फोर्स होके करना चाह रहा है, तो यकीन जानो जबरदस्ती करने की चीज नहीं है कि अगर ये जबरदस्ती करना ही करना है, नहीं। अगर कोई और चीज करने का शौक है तो वो करो। अगर फ्रीलांसिंग करनी है वो करो, अगर बाहर जाना है तो बाहर चले जाओ, जो दिल करता है वो करो। ठीक है। अपने इंटरेस्ट को भी देखो। कोई कंपलसरी नहीं है कि सीएसएस करोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है। ये पब्लिक सर्विस तो है, इसका चार्म भी है। आप सोसाइटी के अंदर सर्व कर सकते हो, सोसाइटी के अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हो। आपका स्टेटस भी चेंज हो जाता है। लेकिन अगर मजबूरी में करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। अगर अगर जी मेरे पापा ने कह दिया, मामा ने कह दिया, फैमिली ने कह दिया, प्रेशर में नहीं होगा। अगर करना है, इंजॉय करके करना है। बर्डन नहीं फील करना। बर्डन फील करोगे तो कुछ नहीं होगा, माँ सिवाय स्ट्रेस के, माँ सिवाय डिप्रेशन के। करना है तो इंजॉय करना है। ठीक है। अपने आप को फील करवाना मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया सीख रही हूँ। ठीक है। इंजॉय करके चीज़ों को कवर करना, अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना। ठीक है, कि मेरे ऊपर पता नहीं क्या बोझ लाद दिया है। जब आपने ये बोझ समझ लेना कि मेरे ऊपर बोझ लाद दिया गया है। ठीक है। देखो विश तो मेरी भी बड़ी विशेज हैं। विशेज तो देखो मेरी भी बहुत है, मैं अमेरिका का सदर बन जाऊं। ठीक है। विश की तो क्या बात है। तो जिस तरह वो उसको कहता है पंचायत में कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने तभी पूरे होते हैं कि जब उनके लिए कोई अमल भी किया जाए। ठीक है। सपने देखो लेकिन सोते ना रह जाओ। तो आप लोग भी सपने जरूर देखो, विशेस जरूर पालो। विश क्या होती है? सपना ही है, ख्वाब ही है। उसको हकीकत में बनाने के लिए काम करना पड़ता है। तो विश देखो मेरी भी बहुत विशेस हैं, विशेस तो मेरी भी बहुत हैं। लेकिन सारी विशेस नहीं पूरी होती, वो तभी वही पूरी होती हैं जिसके लिए कुछ बंदा करता है। ठीक है। तो विश पूरी करने के लिए ना कुछ करना भी पड़ता है। ठीक है। वो खतीजा आप टेंशन ना लो, वो आपकी शादी की विश पूरी हो जाएगी, खुद ही हो जाएगी। आपके जब आपने कुछ नहीं ना करना, तो आपके घर वालों ने सबसे पहले आपकी यही विश पूरी करनी है। ठीक है। नहीं सर मेरी नहीं तो फिर किसकी है? मैंने ये किस दिन कहा था कि ये मेरी विश है? बताओ। ये किस दिन, किस जगह पे, मेरी किस सोशल मीडिया साइट पे, या किस दिन क्लास में मैंने ये कहा हो, या किसी भी जगह पे कहा हो? तो अपने अल्फाज मेरे मुंह में तो ना डालें, या मेरे साथ तो ना मंसूब करें। सबकी नहीं होती। ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारी, मेरे सर्कल में बहुत सारी युवाम है जो ये भी स्टेटस लगाती है। ठीक है। कि वो पाल लो, वो पाल लो, वो पाल लो, लेकिन ये ना करो। ठीक है। उनकी तो नहीं है। तो वो भी तो हैं लोग। ठीक है। जो इस तरह के स्टेटस लगाते हैं, वो पाल लो, वो पाल लो। ठीक है। तो खैर, तो विशेस तो इंसान की बहुत होती हैं। ओके जी। तो किसी का और कोई सवाल है तो 27 वालों, आप लोग पता है क्या करो? आप लोग सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करो, सिलेबस पढ़ो। जो जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, बेशक अभी ऑप्शनल्स को ना छेड़ो। अगर नहीं समझ आ रही ऑप्शनल्स के भी ना छेड़ो। कंपलसरी से सब स्टार्ट ले लो। कंपलसरी का सिलेबस पढ़ो, पास पेपर्स देखो, रिकमेंडेड बुक्स लो, अच्छी रिकमेंडेड बुक्स वो लो। और अपने नोट्स बनाओ। आपने पीएचडी नहीं करनी, ये बात याद रखना। आपने पेपर पास करना है और अच्छे नंबर लेने हैं, ये आपका टारगेट है। पीएचडी नहीं करनी। तो बस पढ़ते जाओ, मेन मेन चीज़ें निकालते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। ठीक है। तो फरमान इलाही, ये मेरा काम है कि मैं, ये जो आपने बात कही है ये मेरा काम है, ये आपका काम नहीं था कहना। ये मेरा काम था। ठीक है। ये मेरी क्लास है तो ये मेरा काम है ये मना करना, ये ना करना। ओके। तो जिस भी चीज़ को स्टार्ट करो, उसका सिलेबस सबसे पहले देखो, उसके पास्ट पेपर्स देखो। और CSS 2026 वालों ने टेस्ट सीरीज ही देनी है।
बेशक तैयारी है या नहीं है, सिलेबस पढ़ा है नहीं पढ़ा, टेस्ट देने स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। हो जाएगा। टेस्ट दोगे तो एक रूटीन बनेगी पढ़ने की। टेस्ट दोगे तो पढ़ने की रूटीन बनेगी, अदरवाइज जो ये 80 दिन रह गए हैं ना, इसमें वैसे नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, वैसे डिप्रेशन ही होगा कि वो भी रह गया, वो भी रह गया, वो भी रह गया। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और टेस्ट देते जाओ। ठीक है, कोई और किसी का सवाल है तो बताएं, फिर हम इस सेशन को एंड करें, बहुत टाइम हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। अच्छा, जो आलिया ने पूछा था वन पेपर का, सबसे ज्यादा टफ पेपर वन पेपर है। सी एस एस पी एम एस तो लोग फिर भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा टफ वन पेपर है। ये अनप्रिडिक्टेबल होता है कि कहाँ से आएगा। ये आपको वही बंदा बता सकता है कि जिसका एक्सपीरियंस हो। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा सेशन जो है वो ज्वाइन करो, ताकि आपको मैं बताऊं कि कहाँ कहाँ से पेपर आता है, और आप उन तमाम चीज़ों को कवर करो। अदरवाइज वो आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, किसी भी टाइम कहीं से भी सवाल आ सकता है। आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कहाँ से आएगा। सी एस एस पी एम एस प्रिडिक्ट किया जा सकता है। क्यों, किस तरह किया जा सकता है? क्योंकि सी एस एस और पी एम एस का एक सिलेबस है। वन पेपर का कोई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है। उसने सिर्फ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं कि ज्योग्राफी होगा, उर्दू होगा, जनरल साइंस होगा, लेकिन वो उसमें होगा क्या, वो नहीं बताया। ठीक है सर, एक्ट्स लॉ में से क्या क्या याद करना है, आमिना, उसके ऊपर मैं अलहदा से आपके साथ एक सेशन रखूंगा। जो आपका इन्वायरमेंट का पेपर है ना, उसके ऊपर हम अलहदा से एक बात करेंगे। उसके अंदर फिर मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि एक्ट्स को कवर किस तरह करना है। ठीक है, उसके ऊपर हम ना बाद में बात करेंगे। जो इन्वायरमेंट वाले लॉज हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो वो फिर हम डिटेल से उसके ऊपर बात करेंगे कि एक्ट्स को पढ़ते हैं किस तरह, उसके एमसीक्यूज कैसे कैसे आएंगे, और आपने उन एक्ट्स को किस तरह तैयार करना है। ओके, तो अगर किसी को ना समझ आई हो अभी भी, ये व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप हमें कांटेक्ट करें और जो पूछना पूछ लेना। और अहमद का सवाल आया था एग्रीकल्चर ऑफिसर की टेस्ट सीरीज का। नहीं अहमद, मेरे पास ना अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं पहले ही जो है ना बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, तो मैं नहीं स्टार्ट कर सकूंगा टेस्ट सीरीज। ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं। ये मैं आप लोगों से, बल्कि मैं जीके का बैच भी स्टार्ट किए हुए मुझे 1.5 महीना हो गया है। आखिरी दफ़ा जो मेरा जीके का बैच था वो सितंबर के एंड पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो सितंबर के बाद तो मेरा कोई जीके का बैच भी स्टार्ट नहीं हुआ, वही चल रहा है बैच। मैंने न्यू बैच ही स्टार्ट नहीं किया जीके का। ठीक है, वही बैच चल रहा है। तो ये अभी ऐसे का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, और आप लोग जो है वो ये ज्वाइन करें इंशाल्लाह। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा। क्यों, वाई दिस सेशन इज डिफरेंट। देखो बाकी जो सेशंस है ना, उसमें ये क्या होता है कि टीचर पढ़ाने वाला कोई और होता है और पेपर चेक करने वाला बंदा कोई और होता है। ठीक है, यानी क्लास में कोई और पढ़ा रहा होता है और आपकी जो असाइनमेंट्स होती हैं, वैल्यूएशन होती हैं, वो कोई और चेक कर रहा होता है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पढ़ाने वाला कोई और बात बता रहा होता है, चेक करने वाले के माइंड में कुछ और चल रहा होता है, वो एवेल्युएशन ही कुछ और हो रही होती है। इसमें आपके पास आपका टीचर मौजूद होगा, आपकी जो टीचर हैं वो मौजूद होंगी आपके पास क्लास में, और वो आपके साथ डिस्कस भी कर लेंगी। ठीक है, आप लोग उनसे क्लास में पूछ भी सकेंगे। बाकी जगह पे ये चीज़ नहीं होती। आप बेशक 30,000, मतलब 30,000 से लेके 50,000 तक फीस मार्केट में चल रही है इंग्लिश ऐसे की। इससे कम फीस भी होगी, लेकिन उसमें अवेल्युएशन टीचर खुद नहीं कर रहा। बेशक पूछ लें आप, वो आपको यही कहेंगे जी हमारे काउंसलर्स अवेल्युएशन करते हैं। ठीक है, अवेल्युएशन आपकी वो लोग खुद नहीं करेंगे, जो टीचर होंगे वो खुद नहीं करेंगे। उनके पास काउंसलर्स होते हैं, वो करते हैं अवेल्युएशन। तो यहाँ पे टीचर ने खुद करनी है अवेल्युएशन। तो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ठीक है, ये एक बंदा जो पढ़ा रहा है जब वो खुद ही चेक करता है तो वो आपके सही तरह चेकिंग करता है। लेकिन जब दो बंदे हों कि थ्योरी कोई और पढ़ा रहा है, प्रैक्टिकली लिखा हुआ कोई और चेक कर रहा है,
तो वो फिर बहुत फर्क आ जाता है। ठीक है, वो बहुत डिफरेंट जो है ना, डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। अगर आप में से जिन्होंने ये ओरिएंटेशन क्लास ज्वाइन की है, उन्होंने जो एसडीओ या असिस्टेंट एक्शन कोच वाला बैच नहीं था लिया हुआ, तो ये सेशन आप लो। ठीक है, ये सेशन बहुत ही फायदेमंद आपके लिए रहेगा। ठीक है, अदरवाइज जो है फिर आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, आप लो या ना लो। ओके एवरीवन, मैं आज के सेशन को जो है ना वो एंड कर रहा हूँ। कल इंशाल्लाह हमारा ऑफिशियली पहला लेक्चर होगा, और कल रात 9 बजे जो है हम सब मिलते हैं। जी आयशा, आपने कुछ कहना है? नहीं तो मैं फिर एंड कर देता हूँ। जी जी सर, एंड करें सेशन हम का। इंशाल्लाह कल से ऑफिशियली हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और एवेल्युएशन भी साथ साथ इनकी की जाएगी। जी ठीक है एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज़।